नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने प्यारे से परिवार विज्ञप्ति पीसीएस पर। दोस्तों आज का जो वीडियो है वह नर्वस सिस्टम पर होने वाला है। इसके पहले हमने ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जितने भी सिस्टम थे वह मुख्य कर लिए हैं। अभी आपका नर्वस सिस्टम रह जाता है, फिर हम ग्लैंड्स देखेंगे, विटामिन्स देखेंगे और आपका बायोलॉजी का पोर्शन लगभग कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाहर आपके क्वेश्चंस बहुत रेयर है बाहर जाएं, ज्यादातर क्वेश्चन आपके इसी कंटेंट से सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, चाहे वह प्रीवियस ईयर में रहे हो चाहे वह संभावित प्रश्न रहे हो। तो चलिए फिर आज का वीडियो हम देखते हैं नर्वस सिस्टम पर क्या क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। 1 से 1.5 पेज में उसी तरीके से सारे कंटेंट को आपका कवर कर दिया गया है। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत ही प्रोडक्टिव मटेरियल दिया जा रहा है क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। 35 दिन है आपके पास, तो जितना कम से कम पढ़ के ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट दे सकें ऐसा कुछ हमें पढ़ना चाहिए। तो उसी आधार पर आपके नोट्स तैयार किए जा रहे हैं। आपने हिस्ट्री में, जियोग्राफी में, पॉलिटी में वहां पर देख चुके हैं कैसे हमने आपको कंटेंट दिया है तैयार करके, वही आपको बायोलॉजी में रखा जाएगा और करंट को लेकर के भी आपके नोट्स तैयार किए जा रहे हैं। यह टेलीग्राम पर सारी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दी गई है। चलिए देखते हैं भाई नर्वस सिस्टम के बारे में आप क्या जानते हो, बताइए नर्वस सिस्टम के बारे में आसान भाषा में अगर पूछा जाए। देखो हमारे शरीर में जितनी भी आपकी चाहे ऐच्छिक क्रियाएं हो रही हो या अनैच्छिक क्रियाएं हो रही हो, ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं के बारे में हमने समझ रखा है, जिन पर हमारा कंट्रोल होता है, अर्थात जो हमारी इच्छा पर निर्भर करती हैं। जब हमारी इच्छा होगी हम वह काम करेंगे भाई, हमें चलना होगा तो हम चलेंगे, हमें नहीं चलना होगा तो हम नहीं चलेंगे भाई। तो वह होती हैं सारी आपकी ऐच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक कौन सी होती हैं? शरीर में कुछ ऐसी क्रियाएं भी हो रही हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसे आप सांस ले रहे हो, ठीक है, जैसे आपका हार्ट, दिल धड़कता है ना आपका, तो क्या आपकी मर्जी से धड़कता है? नहीं, है ना। हार्ट जो आपका परिसंचरण तंत्र के माध्यम से हमने पढ़ रखा है, हार्ट के बारे में, लंग्स के बारे में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ रखा है। ये सारी जो क्रियाएं हो रही हैं ये सारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं। ये मत बोलना कि सर हम तो सांस जो है रोक लेते हैं, जब चाहते हैं लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सांस कितने समय तक रोक सकते हो भाई? नहीं रोक सकते ना ज्यादा लंबे समय तक, अर्थात आपकी इच्छा पर कंट्रोल, आपकी इच्छा के माध्यम से वह नहीं हो रहा है प्रोसेस। तो यह सारी ऐच्छिक और अनैच्छिक ये सारी क्रियाएं हमारे शरीर में हो रही हैं, बोले बिल्कुल हो रही हैं। तो इनको कंट्रोल कौन कर रहा है? क्योंकि ये बैलेंस तरीके से होती ही जा रही हैं कई वर्षों, जब तक मनुष्य जीवित रहता है ये सारी क्रियाएं अनवरत होती रहती हैं। तो इन पर कंट्रोल करता है आपका नर्वस सिस्टम। अब यह नर्वस सिस्टम जिसे तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, यह बेसिकली देखिए मुख्य रूप से इसके 2 भाग होते हैं। आप ह्यूमन बॉडी देखेंगे तो उसमें एक तो हो गया आपका ब्रेन, जो ब्रेन का पार्ट होता है, दूसरा आपका जो स्पाइनल कॉर्ड, पीछे आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, आपके ब्रेन से लेकर के, अर्थात आपकी जो खोपड़ी है, खोपड़ी वाले भाग से लेकर के आपका जो रीढ़ की हड्डी है, इन सारे भाग में ही जो मौजूद होता है वह है नर्वस सिस्टम। यहां पर ही आपकी जो नर्व्स होती हैं, यही पूरी बॉडी में जितने भी एक्शंस हो रहे हैं उन्हें कंट्रोल करता है। तो नर्वस सिस्टम का आपका मोटा मतलब समझ में आया कि भाई नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है। अब देखो यहां इसे 2 भागों में तोड़ा जाता है, केंद्रीय और परिधीय, पेरिफेरल जिसको बोलते हैं या सेंट्रल बोलते हैं नर्वस सिस्टम। इसका नामकरण जो किया गया है ना, थोड़ा आसान तरीके से समझना। यह आपका ह्यूमन हो गया। ह्यूमन के बीच में आप देखिए सेंटर में, एक तो सेंटर में आपका यह ब्रेन वाला पोर्शन जिसे मस्तिष्क बोला जाता है, दूसरा पीछे, इसके पीछे ही आपका यह मेरुदंड अर्थात जिसे स्पाइनल कॉर्ड बोला जाता है। तो मनुष्य के शरीर के सेंटर में ही यह मौजूद है आपका नर्वस सिस्टम। इसी आधार पर इसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोला जाता है, ठीक है। इसकी लोकेशन के बेस पर ही इसका नाम रखा गया है। फिर परिधि क्या है? देखो हमारे ब्रेन में ही अभी स्टडी करेंगे इसी सेंट्रल जो आपका नर्वस सिस्टम है, इसी के आसपास आपका नर्वस सिस्टम जो इससे जुड़ा हुआ है ना। परिधि मतलब क्या होता है? चारों ओर का। तो इसी से जो जुड़ा हुआ है हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम, जो कार्य करता है, सारे अंगों से कनेक्टेड है, वही आपका कहलाता है परिधि तंत्रिका तंत्र। तो क्लियर हो गया होगा कि इसका नामकरण कैसे किया गया। तो यहां भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रेन के बारे में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके ब्रेन से ही बनाए जाते हैं, तो इसको बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से करेंगे, जितने क्वेश्चंस आपके अभी तक आए हुए हैं या जो संभावनाएं हो सकती है आने की। तो भाई ब्रेन के बारे में हम क्या जानते हैं? ब्रेन के बारे में पीछे हमने क्या क्या पढ़ा ये बताओ। सेल्स के चैप्टर में हमने पढ़ा था, जब सेल के भीतर हम तारक का है जिसे सेंट्रोसोम बोला जाता है, याद करना, आप रिवाइज करते चलना। नहीं देखा है आपने पिछला वीडियो सेल्स का, जाना पहले देखना, वहां से बहुत चीजें कनेक्ट होंगी। और कनेक्ट करने के साथ ही आगे के टॉपिक जब पढ़ोगे ना तो बहुत मजा आता है, फ्लो भी बनता है। जैसे आपने सेल पढ़ा था, सेल के भीतर तारक का है, सेंट्रोसोम पढ़ा था। सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? सेल डिवीजन करना। वहीं पर आपको बताया गया था यह सेल डिवीजन का काम आपका ब्रेन में नहीं होता है। इसी कारण से ब्रेन से संबंधित कोई चोट लगती है तो वह जल्दी रिकवरी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि सेल डिवीजन नहीं होगा तो भैया जो खराब सेल हो जाएगी वो सही हो ही नहीं पाएगी। तो इसीलिए इसी कारण से मस्तिष्क की चोट जो बोली जाती है वह रिकवरी वहां नहीं हो पाती है, ना सर्जरी मस्तिष्क की ढंग से हो पाती है। फिर भी कुछ 10% के आसपास आपको बताई थी सेल्स होती हैं जिनमें डिवीजन होता है। इस कारण ही आपका ट्यूमर और कैंसर, ब्रेन कैंसर जैसी बीमारियां देखने को मिलती हैं। हालांकि इतना डीप में आपको जानने की जरूरत नहीं है, खाली यह समझ लीजिए कि ब्रेन के बारे में हम क्या जानते हैं। तो ब्रेन के बारे में यह जानते हैं पहले से कि यहां पर आपका सेंट्रोसोम मौजूद नहीं होता है ब्रेन में।
फिर भाई ब्रेन आप समझ रहे हैं इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ब्रेन के महत्व को जब समझ पाओगे जब इसके कार्य को समझोगे, आखिर क्या क्या फंक्शन यह करता है ना, क्या क्या हमारी बॉडी में कंट्रोल होता है इसके माध्यम से। तो तीन तरीके के आपके ब्रेन को जो तोड़ा जाता है वो तीन भागों में बांट कर देखा जाता है। देखो यह जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यह मानो आपकी जो खोपड़ी है ना, जो जिसे आप खोपड़ी बोलते हो, वही खोपड़ी का स्ट्रक्चर है। और खोपड़ी में सबसे जो बाहरी भाग होता है स्कल, जो आपका स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे वहां हम देखेंगे यहाँ कितनी हड्डियां हैं हमारे खोपड़ी में या हमारे सर में। ठीक है, ऐसे समझो हमारे सर में कितनी हड्डियां हैं इसको हम समझेंगे। पहले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में यह समझ में आया, एक तो हमारा ये सिर वाला जो भाग होता है जिसे मस्तिष्क बोला जाता है, यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। दूसरा बीच में ही मौजूद था हमारा स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड में देखेंगे इसका क्या कार्य होता है। तो आ जाओ पहले ब्रेन कर लेते हैं अच्छे से डिस्कस, जितने क्वेश्चन आए थे सारे भी क्लियर करा दिए जाएंगे। खोपड़ी पकड़ी हमने भाई, खोपड़ी का पहले हम सबसे बाहरी भाग देखेंगे। तो बाहरी भाग में हमें दिखाई दिया यह स्कल, खोपड़ी इसे बोलते हैं। और इसी में आपकी स्केलेटन कितनी है, आपकी इस स्केलेटन में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, कितनी बोन्स मौजूद हैं यहाँ पर, इसका अध्ययन हम अगले चैप्टर में करेंगे, तो यहां इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मेनिंजेस, इसके अंदर जो झिल्ली होती है पतली सी आपको दिख रही होगी लेयर ब्लैक ब्लैक कलर की, इसे बोलते हैं मेनिंजेस। और यहीं पर अगर चोट लगती है व्यक्ति को तो मेनिंजाइटिस बीमारी का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो मेनिंजाइटिस की जो दिक्कत होती है, मनुष्य को चोट लगती है, तो यही स्कल जब ज्यादा कस के चोट लगती है, एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो बोलते हैं ना अगर यह झिल्ली में दिक्कत आती है तो मेनिंजाइटिस की समस्या हो जाती है उस व्यक्ति के साथ। तो मेनिंजाइटिस अब समझ में आएगा, जैसे ही नाम कोई लेगा तो क्लियर हो जाएगा भाई मेनिंजाइटिस से प्रभावित कौन सा अंग हुआ होगा मनुष्य के सर का, है ना। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, मस्तिष्क के जो तीन भाग किए गए ब्रेन के, वह कौन से हैं। सबसे आगे का भाग जो अपने सर को पकड़ना और सबसे आगे का भाग देखना, तो उसके सबसे आगे के भाग को बोला जाता है भाई अग्र मस्तिष्क, जिसे दो भागों में प्रमुख रूप से हमें समझने की जरूरत है। कौन कौन सा, एक हमारा है सेरिब्रम, दूसरा है थैलेमस, और थैलेमस के साथ ही हम हाइपोथैलेमस को भी समझ लेंगे। पहले हम सेरिब्रम और थैलेमस को समझ लेते हैं। अग्र मस्तिष्क के जिसके आपके आगे के भाग होता है, अग्र का मतलब क्या होता है आगे, मध्य का मतलब क्या है मध्य का भाग, पश्च मतलब पीछे का भाग। तो ब्रेन के यहाँ तीन प्रमुख भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क में ही आपके दो प्रमुख भाग होते हैं जिसे सेरिब्रम और थैलेमस बोलते हैं भाई। सेरिब्रम का काम क्या है और थैलेमस का काम क्या है, यह समझ लोगे बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। पहले बताओ भाई अग्र मस्तिष्क जो है आपका स्ट्रक्चर में अगर आपको दिखाया जाए तो कहां पर मौजूद है, तो ध्यान से देखना पेन को, यह जो भाग है पूरा का पूरा, यह भाग कौन सा है, यह पूरा का पूरा अग्र मस्तिष्क है, यानी कि सबसे आगे का भाग आपके ब्रेन का अग्र मस्तिष्क कहलाता है। और यहां क्लियर तरीके से समझ में आ रहा होगा 2/3% किसने कवर कर रखा है पूरे ब्रेन का, पूरे ब्रेन को अगर यहां स्ट्रक्चर में देख रहे हैं और 2/3 हिस्सा किसने कवर कर रखा है, हमारे अग्र मस्तिष्क ने ही। और अग्र मस्तिष्क में भी सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो आपको बताना है सेरिब्रम। यहां सेरिब्रम और सेरिबेलम दो प्रमुख भाग होते हैं। सेरिबेलम आपका पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, पीछे जो बोलते हैं ना सर पर जहां बोला जाता है मारो मत भाई, वहां क्या होता है, वहां यह सेरिबेलम ही होता है। अभी आगे जब पश्च मस्तिष्क देखेंगे यहां डिटेल समझेंगे क्या काम होता है, क्यों आखिर लोग बोलते हैं। तो सेरिब्रम जो आगे का भाग होता है, पूरा हिस्सा आपको दिख रहा होगा, यह सबसे प्रमुख ब्रेन का अगर सबसे महत्वपूर्ण भाग है तो यह सेरिब्रम है। कैसे, जो बोलते हैं भाई बुद्धि तुम्हारी बड़ी तेज है, तो बुद्धि तेज का मतलब क्या है, उसका सेरिब्रम जो है बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। और सेरिब्रम का कार्य क्या होता है, जो चेतना होती है आपके भीतर, तर्क वगैरह की जो क्षमता होती है, स्मरण क्षमता, बुद्धि, है ना, इनका सबका केंद्र होता है सेरिब्रम। ठीक है, तो व्यक्ति देखते हो आप जितना बुद्धिमान होगा उसको आप अनुमान लगा लेना कि उसका सेरिब्रम उतना ही बेहतर होगा, और जो जितना ही ज्यादा यह विकसित हो जाता है उतना ही व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है। तो सेरिब्रम का कार्य क्या है ना, फंक्शन क्या होता है सेरिब्रम का किसी भी मनुष्य के शरीर में, यह समझ में आ गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं तो थैलेमस, थैलेमस का क्या काम होता है। देखो भाई शरीर में हमारे, एक बात बताइए, बाहर आपका ठंड हो रही है, गर्मी हो रही है, तापमान, चाय गर्म है ना, बर्फ ठंडी है, इसका एहसास कैसे होता है, इसका एहसास ही आपका होता है थैलेमस के माध्यम से। तो अग्र मस्तिष्क के दो भाग हुए, पहला आपका है सेरिब्रम, दूसरा है थैलेमस। तो थैलेमस क्या करता है, बाह्य ताप का व्यक्ति को एहसास कराता है। मनुष्य को ठंडे गर्म का एहसास कराने वाला कौन है, थैलेमस है। और यहां से एक जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि थैलेमस से ही जुड़ी हुई है पीनियल ग्लैंड। जब हम ग्लैंड इसके बाद पढ़ेंगे, जब ये सिस्टम खत्म हो जाएंगे ह्यूमन सिस्टम, तो उसके बाद हम ग्लैंड्स में अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, वहां अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। लेकिन ब्रेन पढ़ रहे हैं तो साथ साथ यह भी समझते चलते हैं कि भाई पीनियल ग्लैंड जो होती है वह यही थैलेमस से जुड़ी होती है। अब यह थैलेमस बेसिकली काम क्या करता है, देखो थैलेमस जो होता है, जितनी भी संवेदी सूचनाएं आती हैं, जैसे मनुष्य के द्वारा कोई गतिविधि की जाती है, कोई भी अच्छी क्रिया जो की जाती है, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, वो सारी सूचनाएं पहले कहां पहुंचती हैं, सूचनाएं थैलेमस तक ही पहुंचती हैं। और यही थैलेमस सूचनाएं कहां पहुंचाता है आगे, यही थैलेमस आगे सूचनाएं सेरिब्रम तक पहुंचाता है। ठीक है, तो बेसिकली यह मीडिएटर का काम करता है आपका थैलेमस, यह समझ में आया होगा आपको। और थैलेमस की लोकेशन आपको पता चल रही होगी, मैप पर देखिए कहां पर है, यह जो भाग है यह थैलेमस है आपका, जो
सेरिब्रम से ही लगा हुआ है और यह पूरा का पूरा आपका अग्र मस्तिष्क का ही भाग है। तो इसी से जुड़ी हुई जो ग्लैंड है वह पीनियल ग्लैंड है। पीनियल ग्लैंड जो होती है आप समझिए यह मेलाटोनिन का स्राव करती है और यह मेलाटोनिन क्या होता है, नींद के लिए उत्तरदायी होता है। आप समझते हैं जब आप सोते हो ना, सोने के बाद लाइट वाइट बंद करते हुए बढ़िया मेलाटोनिन जो सिक्रीट होता है आपकी पीनियल ग्लैंड से, इसको अंधेरा चाहिए होता है ना, इसीलिए बोला जाता है कि कमरा लाइट बंद कर दो, बढ़िया से नींद तभी आती है। क्यों? क्योंकि भाई यह स्राव करती है किसका, यह ग्लैंड मेलाटोनिन का, और मेलाटोनिन का स्राव करेगी तो बढ़िया नींद आती है। और मेलाटोनिन क्या होता है, चेहरे पर ग्लो के लिए जिम्मेदार भी होता है, इसलिए बोलते हैं बढ़िया नींद लेनी चाहिए, ब्यूटी स्लीप लेनी चाहिए, है ना। ब्यूटी स्लीप का मतलब क्या होता है, यही होता है भाई, मेलाटोनिन का जब सिक्रीशन होगा आपकी बॉडी में तो क्या होता है, चेहरे पे ग्लो भी आता है। और यह सिक्रीट कहां से होता है, इस ग्रंथि के माध्यम से होता है। अब यहां जब बाह्य स्रावी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि करेंगे तो और अच्छे से इसको समझ लेंगे। तो पीनियल आपका पूछा जाता है ग्रंथि किससे जुड़ी होती है, तो थैलेमस से जुड़ी होती है, क्योंकि इसी से जुड़ी हुई एक इकाई है आपकी हाइपोथैलेमस। अग्र मस्तिष्क का एक और भाग है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा कि एक तो बात होती है कि भूख प्यास जो भी लगती है ना हमें, भूख प्यास परितृप्ति, इसका सबका केंद्र कौन है, यही हाइपोथैलेमस है। और शरीर के आंतरिक ताप, जैसे हमारे शरीर में बताइए भाई मनुष्य का टेम्परेचर कितना होता है, बोले 98.6 डिग्री टेम्परेचर होता है, सॉरी 98.6 फ़ारेनहाइट आपका टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का। और यह हमारे शरीर में मेंटेन रहता है, जैसे ही गड़बड़ होता है बोलते हैं बुखार आ गया, तो यह मेंटेन रखने का काम कौन कर रहा है, बोले यह शरीर में जो तापमान है वह मेंटेन रखने का काम करता है हाइपोथैलेमस। इसी कारण आप हाइपर नहीं होते हो, है ना, हाइपर नहीं होते हो। तो भूख प्यास इनको सबको भी कंट्रोल करता है भाई। अगर टाइम पे खाना नहीं मिलता है फिर भी आप कंट्रोल कर लेते हो ना कुछ टाइम तक, एक लिमिट के बाद में यह भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो भूख प्यास इन सबको कंट्रोल करने का काम किसका है, इसी हाइपोथैलेमस का है। और शरीर के तापमान को, अंदर तापमान जो हमारे यहाँ हमारे शरीर में 98.6 डिग्री का तापमान मनुष्य का बैलेंस बना हुआ है, किसके कारण है, इसी हाइपोथैलेमस के कारण है। और इसी से एक ग्रंथि जुड़ी होती है पीयूष ग्रंथि। थैलेमस से आपकी पीनियल ग्रंथि है। देखो थैली में क्या करता है इंसान, पीता है, तो पीने से आपने बता दिया पीनियल, है ना। और पीने के बाद ही वह इंसान क्या करेगा, सो जाएगा। तो यहां से हमने मेलाटोनिन का स्राव भी रिलीज कहां से होता है, पीनियल ग्लैंड से होता है। अब हाइपोथैलेमस से आप याद कर लोगे पीयूष। पीयूष क्या है, मास्टर ग्लैंड के रूप में पूछते हैं। जितने भी शरीर में हमारे कार्य हो रहे होते हैं ना, जितने भी आपके बॉडी में, वो सारे के सारे कंट्रोल होते हैं कहां से, इस हाइपोथैलेमस में मौजूद मास्टर ग्लैंड से। और हाइपोथैलेमस इसी के नीचे आपका थैलेमस के देखोगे यही जुड़ी हुई होगी छोटी सी मास्टर ग्रंथि। अब इसको मास्टर ग्रंथि को भी हम जब अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथियों का चैप्टर करेंगे तो वहां अच्छे से कर लेंगे। लेकिन यहाँ हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है किस ग्रंथि का जुड़ाव होता है, तो पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। दूसरा, हाइपोथैलेमस के कार्य सारे पता चल गए कि भूख प्यास जो भी लगती है इसको कंट्रोल करता है और हमारे शरीर में जो ताप होता है उसे बैलेंस करता है। और बाहर के ताप का एहसास कौन कराता है, तो थैलेमस कराता है। अंदर के ताप को कंट्रोल कौन रखता है, हाइपोथैलेमस रखता है। यही प्रश्न यहां से महत्वपूर्ण तरीके से पूछे जाते हैं आपसे। अब आगे बढ़ते हैं, अग्र मस्तिष्क देख लिया, मध्य मस्तिष्क पर बढ़ते हैं। तो हमारे शरीर में आपने देखा, या समझिए फेस होता है। अब अग्र मस्तिष्क वाला भाग हमने यह भाग देख लिया पूरा, ठीक है। मध्य मस्तिष्क आ गए, थोड़ा अंदर और गहराई में गए, है ना। सर पे मारना है हथौड़ा, हथौड़ा मार के हम देखेंगे अलग अलग, भाई हम मारना नहीं है समझने के लिए। सर पे हथौड़ा मारा तो ऊपर वाला अग्र मस्तिष्क हमने समझ लिया। थोड़ा सा अंदर और फोड़ के सर को देखा तो अंदर दिखा हमें मध्य मस्तिष्क। अब मध्य मस्तिष्क को हमने पाया कि भाई इसकी जो दृष्टि, जो हमारी नर्व्स है, हमारी दृष्टि तंत्रिकाएं हैं, वो हमारी किससे जुड़ी हुई हैं, बोले जो हम देखते हैं या सुनते हैं, ये सारी तंत्रिकाएं हमारी जुड़ी हुई मध्य मस्तिष्क के हैं। इसमें अग्र मस्तिष्क की भूमिका नहीं है। यानी कि आंख, हमारी जो आंख की तंत्रिकाएं हैं और हमारे कान की जो तंत्रिकाएं हैं वो कहां से जुड़ी पाई, हमने पाई मध्य मस्तिष्क से। तो दृष्टि, श्रवण या हमारी जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस, अभी हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। पहले यहां समझ लेना है जो हमारी दृष्टि, जो हमारी तंत्रिकाएं हैं और जो हमारी श्रवण तंत्रिकाएं हैं, ये सारी कहां से जुड़ी होती हैं, ये मध्य मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। तो यहां क्वेश्चन बनाया जाता है कि दृष्टि और श्रवण, इन क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, तो मध्य मस्तिष्क करता है। इससे ज्यादा डिटेल में आपको मध्य मस्तिष्क में जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो प्रश्न बनते हैं वह पश्चिम मस्तिष्क से बनते हैं। पश्चिम मस्तिष्क के भी दो प्रमुख भाग हैं, एक हमारा है सेरिबेलम, दूसरा है मेडुला ऑब्लांगेटा। आ जाओ इसको थोड़ा पढ़ते हैं। कहां कहां कंफ्यूजन होता है पता है मुझे, क्योंकि मुझे भी वहीं पर होता है। एक कंफ्यूजन होता है सेरिब्रम और सेरिबेलम को लेकर के, आज के बाद कभी नहीं होगा। क्यों? सेरिब्रम का काम क्या होता है, सेरिब्रम का काम होता है जितनी भी हमारी बुद्धि है, तर्क क्षमता है, चेतना है, इन सब का कंट्रोल यहां से होता है। अर्थात व्यक्ति जितना बुद्धिमान उसका सेरिब्रम उतना ही विकसित, या तो हम पढ़ चुके हैं भाई। फिर सेरिबेलम का काम क्या होता है, देखो सेरिबेलम का काम होता है शरीर को संतुलन बनाना शरीर में। तो बेलम से आपको याद रखना है बैलेंस, ठीक है।
जिसमें बेलम लगा हुआ है, अर्थात बैलेंस की बात कर रहा है। बैलेंस में भी बैल आता है ना, तो बैल से बेलम को कनेक्ट कर लेंगे। और यहां सेरिब्रम है, आपका नाम बहुत क्लियर तरीके से पढ़ना है, उच्चारण अच्छा करोगे तभी आपको यह तरीका भी याद रहेगा जो बताया जा रहा है। तो बेलम से आपने कनेक्ट कर लेना है बैलेंस को। तो बेलम आपका बैलेंस का काम करेगा, शरीर का संतुलन बुलाने का काम कौन करेगा? सेरिबेलम करेगा। अब आप सेरिब्रम कभी नहीं मारोगे। फिर ऐच्छिक क्रियाओं का केंद्र भी होता है यह, है ना। जितनी भी आपकी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं शरीर में, जैसे एग्जांपल के तौर पर समझो, आप चलते हो ना, बोले हाँ चलते हैं, और बढ़िया कंट्रोल तरीके से चलते हो, है ना, सुबह वॉक करते हो बिल्कुल, लेकिन जैसे ही आप पी लेते हो, आप नहीं पीते हो, मतलब जो व्यक्ति पी लेता है, और जैसे ही वह पी लेता है उसके पैर सीधे नहीं पड़ते हैं भाई, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। क्यों? बोले बैलेंस इसलिए बिगड़ जाता है क्योंकि उसका सेरिबेलम काम नहीं कर रहा होता है सही से। जैसे ही सेरिबेलम काम नहीं करेगा सही से ब्रेन का, भाई ब्रेन का आप समझिए पश्च भाग का प्रमुख भाग होता है सेरिबेलम, यह जब काम ढंग से नहीं करेगा तो भैया वह व्यक्ति कैसे, उसको मैसेज नहीं पहुंचेगा सही से, चल पाना है कैसे चलना है, तो इसीलिए वह व्यक्ति लड़खड़ाता है। समझ में इसका कारण क्या होता है? अब सेरिबेलम क्लियर हुआ होगा तो दूसरा प्रमुख भाग है मेडुला ऑब्लिगेंटा, इसे मेडुला बोला जाता है भाई। मेडुला का काम क्या होता है? जितनी हमारी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जैसे हमारे शरीर में हार्ट समझिए धड़क रहा है ना, हार्ट आपका लगातार रक्त का परिसंचरण कर रहा है, हमारे लंग्स सांस ले रहे हैं, पीछे हमने सारे सिस्टम पढ़े हैं, और सबका एक तरीके से समझिए पापा है ये नर्वस सिस्टम। यही काम करना बंद कर देगा तो सब पूरा शरीर में कुछ भी कोई घटना होती रहेगी, कोई काम की नहीं रहती है। अब मेडुला का काम क्या होता है? मेडुला समझिए जितनी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, सेरिबेलम हमारा ऐच्छिक क्रियाएं, जैसे हमको चलना है, हमको किसी को मारना है ना, हमारी इच्छा पर जितनी क्रियाएं जो होती हैं। अब वही मेडुला का काम क्या है? जितनी अनैच्छिक क्रियाएं हो रही हैं, हृदय का स्पंदन है, श्वसन है, ये सारा कंट्रोल कौन कर रहा है? ये हमारा मेडुला कर रहा है, जिसे मेडुला ऑब्लिगेंटा बोलते हैं। तो अब मेरे हिसाब से ब्रेन का जो टॉपिक है ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के रिवाइज करते हैं चलो। अग्र मस्तिष्क के दो प्रमुख भाग हैं, जिसमें एक है सेरिब्रम, दूसरा है थैलेमस। सेरिब्रम का काम होता है व्यक्ति जितना बुद्धिमान, सेरिब्रम उतना ही अच्छा विकसित। दूसरा है थैलेमस। थैलेमस का काम होता है भाई हमें बाह्य टेम्परेचर का, जो बाह्य ठंडा गर्म है ना, उसका एहसास कराना। दूसरा यहाँ पीनियल ग्लैंड होती है जो मेलाटोनिन का स्राव करती है। तीसरा इसका प्रमुख भाग इसी से जुड़ा हुआ होता है हाइपोथैलेमस। एक तो यहाँ मास्टर ग्लैंड होती है, दूसरा इसका प्रमुख काम होता है भूख प्यास जो लगती है हमें, या शरीर के अंदर जो तापमान मेंटेन करके रखता है वो हाइपोथैलेमस रखता है। मध्य मस्तिष्क पर आए तो यहां देखा आंख की तंत्रिकाएं और कान की तंत्रिकाएं यहां से कनेक्ट हैं। फिर भाई पश्च पर गए तो वहां सेरिबेलम दिखा, बेलम से बैलेंस को याद किया, शरीर का बैलेंस बनाता है और ऐच्छिक क्रियाओं का केंद्र है यह। मेडुला पर गए तो जितनी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, अर्थात हृदय का स्पंदन और आपका श्वसन दर, ये सारी कंट्रोल होती हैं किसके माध्यम से? मेडुला के माध्यम से। हुआ रिवाइज पूरा? और ब्रेन अब आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सारे ब्रेन से रिलेटेड आप क्वेश्चंस लगाकर देखना, एक भी आपका बाहर नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो सेंट्रल, अभी हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर ही हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय क्यों? क्योंकि भाई मनुष्य का जब हम शरीर देखेंगे तो हमें केंद्र में दिखाई देता है यार। दूसरा भाग है मेरुरज्ज, जिसे स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, है ना। स्पाइनल कॉर्ड को आसान भाषा में समझो, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी काम क्या करती है? यहां देखो क्या दिया हुआ है, रिफ्लेक्स एक्शन का मुख्य केंद्र होता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? देखो रिफ्लेक्स एक्शन आगे बताया गया है, ठीक, यह समझ लीजिए। ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनका नियंत्रण आपका मस्तिष्क द्वारा ना होकर के किसके द्वारा होता है? मेरुरज्जु के द्वारा। यह मनुष्य का शरीर है, ठीक है भाई, इसमें आपका यह ब्रेन है। एक आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम है, भाग है ब्रेन। एक तो यह कंट्रोल कर रहा है सारी क्रियाएं। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो ब्रेन तक पहुंचती ही नहीं है, तो कहां किसके द्वारा कंट्रोल की जाती हैं? तो इस मेरुरज्जु के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, ठीक है। और इस मेरुरज्जु के द्वारा जो क्रियाएं कंट्रोल की जाती हैं उन्हें बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है इसको एक एग्जांपल से समझो। जैसे कहीं कोई गर्म चीज है, अब गर्म चीज पर जैसे ही आप हाथ रखते हो तो आपको पता नहीं होता है भाई गर्म चीज है, आप तुरंत वहां से हाथ हटा लेते हो। तो यह जो एक्शन किया गया ना आपके द्वारा, यही कहलाता है रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको एक एग्जांपल के माध्यम से। तो यह जितनी भी क्रियाएं होती हैं वह सारी रिफ्लेक्स एक्शन के तहत आती हैं, और यह इतनी तेजी से होती हैं कि ब्रेन तक न्यूरॉन्स क्या करते हैं, यह मैसेज ले ही नहीं जा पाते हैं। तो इसीलिए यह किसके द्वारा डील की जाएगी? यह सारी की सारी स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा डील की जाती हैं, ये जितनी क्रियाएं होती हैं। तो क्वेश्चन पूछता है भाई रिफ्लेक्स एक्शन का केंद्र क्या है, मुख्य केंद्र, या किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? यह बेसिकली यह स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा नियंत्रित क्या होती है? तुरंत जो भी एक्शन किया जाता है, हाथ हटाने वाला काम किसके द्वारा हुआ, या मैसेज तुरंत स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज आएगा और इसी से वापस चला जाएगा हाथ तक। देखो एग्जांपल समझो, कोई गर्म चीज पर आपका हाथ गया, हाथ के बाद वह मैसेज आपका स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा और यह मैसेज तुरंत रिटर्न होकर स्पाइनल कॉर्ड बोलेगा हाथ हटाओ भाई वहां से। तुरंत व्यक्ति क्या करेगा? हाथ हटा लेगा। तो यह क्रिया जो होती है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही होती है। जब तक ब्रेन तक जाएगा तब तक हाथ आपका जल जाएगा, इसीलिए यह ब्रेन तक नहीं जाती है। रिफ्लेक्स एक्शन इन्हीं को बोलते हैं। यह अनैच्छिक क्रियाओं का संतुलन भी होता है इसके माध्यम से, ठीक। स्पाइनल कॉर्ड आपको समझ में आ गया होगा, इतना ही आपको तैयार करना है, इससे ज्यादा आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है।
अब आता है अगला जो तंत्रिका तंत्र है, दो भागों में बांटा था, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। देखो पेरिफेरल जो होता है, जो आपने देखा यह आपका सेंट्रल में मौजूद है, ठीक, यह आपका मनुष्य का शरीर बना लेते हैं। अब यह सेंट्रल में जो आपका मौजूद है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसी के आसपास आप समझिए जो नर्व्स आपकी दिखाई देती हैं वह आपकी कहलाती हैं क्या, वही परिधीय तंत्रिका तंत्र। यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के चारों ओर का जो तंत्रिका तंत्र है वह परिधीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। अब यह ब्रेन वाले, मस्तिष्क वाले के आसपास जो है 12 जोड़ी आपकी नर्व्स मौजूद हैं। तो समझिए कि जो ब्रेन है इसके आसपास जो आपकी तंत्रिका, जो आपकी नर्व्स हैं उन्हें बोलते हैं भाई, उन्हें परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत ही काउंट करते हैं, ठीक है। और जो आपकी इसके मेरुरज्ज के स्पाइनल कॉर्ड के आसपास चारों ओर दिखाई देंगी उसे क्या है, उसे आपका वह भी आपकी परिधीय तंत्रिका तंत्र में आएंगी। यहां एक क्वेश्चन और बनाया जाता है, क्या, इन नर्व्स को क्या बोला जाता है, इन्हें याद रखिए, लिख लेना आप, क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व्स। और जो स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर अर्थात यह जो 31 जोड़ी हैं यह जो पाई जाती है इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं, है ना, स्पाइनल नर्व्स, क्योंकि स्पाइनल के आसपास पाई जाती हैं। और इन्हें क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। यह पूछा गया है कि मस्तिष्क में जो यह क्रेनियल नर्व्स हैं कितनी मौजूद हैं, तो 12 जोड़ी अर्थात टोटल 24 नर्व्स आपकी मौजूद रहती हैं। अब यह नर्वस सिस्टम में ये तो नहीं बताने की जरूरत है, ब्रेन की जो फंक्शनल इकाई होती है, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, वह न्यूरॉन होती है ना, जिसकी लंबाई सर्वाधिक होती है, सबसे लंबी सेल है, ये सब पीछे शुरू में बता दिया गया है। मनुष्य के ब्रेन का जो वजन होता है 1300 से 14 ग्राम होता है। ये छोटे छोटे एग्जाम में पूछता था और पुराने क्वेश्चन हो गए, है ना। अब क्वेश्चन पूछने का स्टाइल नहीं रहा है ये। अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी आपका जो टॉपिक दिया गया ना 1 से 1.5 पेज में, इसके बाहर नहीं जाएगा। तो भाई पेरिफेरल में आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका कायिक तंत्रिका तंत्र होता है, दूसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। नाम पे ही आप समझ जाओगे, ऑटोनॉमस की बात की जा रही है, अर्थात स्वतंत्र होगा। ऑटोनॉमस मतलब क्या होता है, स्वायत्त। तो यह अनैच्छिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार होता है। देखो पेरिफेरल वाला जो होता है, समझिए ब्रेन के चारों ओर का और आपके स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर का, तो इसके आसपास की जो अनैच्छिक क्रिया हो रही है, एग्जांपल के तौर पर हार्ट है आपका, हार्ट की समझिए आपको जो भी आपकी स्पंदन हो रहा है हृदय में, तो वह धीमे भी होता है, तेज भी होता है ना। रक्तचाप जो है आपका कम भी होता है, ज्यादा भी होता है। यही दोनों काम आपका ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के माध्यम से किया जाता है, अनैच्छिक क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित किया जाता है। तो भाई सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, तो यह क्या करेगा, उद्दीपन जितने भी होते हैं आपके शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से शरीर के ऐच्छिक अंगों तक या पीसीओ तक पहुंचाता है। क्या मतलब है इसका, भाई जो भी आपका नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीछे पढ़ा हमने, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यहां से जो सूचना मिलेगी वह शरीर के ऐच्छिक अंगों तक पहुंचाएगा। एग्जांपल के तौर पर जैसे हमें मान लीजिए कुछ लिखना है, मैं लिख रहा हूं, तो मेरे हाथ से देखो भाई, ऐसे समझो, यह फिगर मनुष्य का हमने बनाया, अब हमें लिखना है कुछ, ठीक, मान लो यहां पे लिखना है किसी कॉपी पर। अब यहां से हमें लिखने के लिए मैसेज पहले कहां जाएगा, पहले ब्रेन तक जाएगा, ठीक। अब ब्रेन से आपका दोबारा हाथ तक मैसेज पहुंचाना है। अब ब्रेन से हाथ तक पहुंचाने के काम में है यह सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो यहाँ सेल्स फैली हुई हैं, जो न्यूरॉन्स आपके फैले हुए हैं, यह पहुंचाएंगे हाथ तक सूचना, और फिर आप क्या करोगे, लिखना चालू कर देते हो। यह प्रोसेस आपका पूरी बॉडी में हो रहा है, इसी आधार पर यह सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत यह कार्य किया जाता है। तो अब शायद आसान भाषा में आपको समझाने में सक्षम हो सका हूंगा कि इस आधार पर आप समझ लेना है कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कैसे कार्य करते हैं। फिर रिफ्लेक्स एक्शन तो जो था वो शुरू में ही आपको बता दिया गया है। अब नर्वस सिस्टम से आपको इससे ज्यादा पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर ह्यूमन बॉडी के जितने सिस्टम थे आपको बहुत अच्छे से कराए गए हैं, कोशिश की गई है बहुत व्यवहारिक भाषा में समझाया जाए, आसान भाषा में समझाया जाए, ताकि चीजें आपको याद हो सकें। देखो भाई ग्लैंड्स को लेकर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाकर देखना, घटना चक्र या कोई भी पब्लिकेशन उठा लेना, और वहां से आपको पता चलेगा कि आखिर कितने क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। घटना चक्र वगैरह से आपको आइडिया लगता है कि पीवाईक्यूज आपके किस तरीके से बनते हैं। फिर उन पीवाईक्यूज को बेस बना करके आप अपनी तैयारी को किया कीजिए, और उसी को आधार बनाकर आपको यह सारे नोट्स और वीडियोस तैयार किए जा रहे हैं, ताकि आपको चीजें याद हो सकें और प्रीवियस ईयर में पूछी गई चीजें एकदम आपको कंठस्थ हो सके, ताकि आगे यहां से घुमा फिरा कर भी क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो आप आसानी से उत्तर दे पाने की स्थिति में पहुंच जाएं। यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और वीडियो आप देख ही रहे हैं हमारे साथ। चलिए फिर शुरू करते हैं भाई आज ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स के बारे में आपको देखिए इतना तो पता है कि यह 3 तरीके की ग्रंथियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं। पहले यह बताइए भाई ग्रंथि होती क्या है। ग्रंथि आप समझ लीजिएगा कि ग्रुप ऑफ सेल्स होती है। आसान भाषा में गांठ तो जानते हो ना, गांठ, शरीर में छोटी छोटी गांठ रहती हैं, है ना, जिन्हें आप ग्रंथि बोल देते हो। 2 तरीके की ग्रंथियां होती हैं, और यह ग्रुप ऑफ सेल्स ही होती हैं और कुछ नहीं होती हैं। सेल्स तो आप जानते ही हो, और इन सेल्स का क्या कार्य होता है, उन कार्यों के फंक्शन के आधार पर इन्हें 2 से 3 आधार पर विभाजित किया गया। कैसे भाई, एक आपकी कहलाती है बाह्यस्रावी ग्रंथियां, दूसरी कहलाती है अंतःस्रावी, तीसरी होती है मिश्रित। मिश्रित कोई नहीं होती हैं,
जो बाह्य और अंतःस्रावी दोनों का काम करेंगी उन्हें मिश्रित बोल दिया जाएगा। तो हमें अंतः और बाह्य के बारे में पता कर लेना है कि बाह्य स्रावी ग्रंथियां किन्हें बोला गया। देखो जो ग्रुप ऑफ सेल्स देखी वैज्ञानिकों ने, देखा यार कुछ ऐसी सेल्स हैं जो क्या काम कर रही हैं, एंजाइम्स का सिक्रेशन कर रही हैं। यह वाली ग्रंथियां जितनी थी हम पीछे पढ़ चुके हैं, जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, याद करिए, वहां पर हमने लार ग्रंथियां पढ़ी थी, जठर रश्मि ग्रंथियां पढ़ी थी, अग्नाशय में पाई जाने वाली कुछ ग्रंथियां पढ़ी थी जो पाचक रस को सिक्रीट करती हैं, जो कुछ ऐसे एंजाइम सिक्रीट करती थी जो हमारे भोजन को पचाने के लिए जरूरी होता था। याद आया? तो वहां पर हमने बाह्य स्रावी ग्रंथियों का अध्ययन कर लिया था। बोला था ना वहां पर कि आगे जब ग्रंथियां पढ़ाई जाएंगी तो वहां भी इसको डिस्कस किया जाएगा। लेकिन यार बहिस्रावी ग्रंथियां तो हम पढ़ चुके हैं पीछे, इनका क्या कार्य होता है, इन एंजाइम्स का क्या कार्य होता है, ये हम समझ चुके हैं। फिर इस वीडियो में हम अंतःस्रावी ग्रंथियों पर फोकस ज्यादा करेंगे, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियों को देखा गया तो यह हमारे शरीर में यह ग्रुप ऑफ सेल्स जो होती हैं यह हार्मोन्स को रिलीज कर रही होती थी, है ना। अब हार्मोन्स क्या होता है, कैसे रिलीज करती हैं, यहां चीजें जान जाएंगे अभी हम सारी, और फिर समझ में आ जाएगा जो क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें सॉल्व करने की स्थिति में बहुत आसानी से आ जाएंगे। मिश्रित, देखो एक हमारे शरीर में इकलौती मिश्रित ग्रंथि है जो अग्नाशय है। अग्नाशय को हम बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में पढ़ चुके हैं, जहां हमने देखा था कि यहां से पूर्ण पाचक रस निकलते थे जो हमारे प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, तीनों का पाचन करता था। इसीलिए अग्नाशय को हम इतना तो जान चुके हैं, और आज कौन कौन से हार्मोन्स यहां से निकलते हैं इसको जान लेंगे तो हमारी कंप्लीट स्टडी हो जाएगी ग्लैंड्स पर, ठीक है। तो वही देखो यहां पर दिया हुआ है, हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का जो श्रावण करेगा वह मिश्रित ग्रंथि कहलाएगी। आसान है समझना, और यह विभाजन समझ में आया कैसे किया जाता है। देखो बही से याद रखना है कि एंजाइम्स का सिक्रीट करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है भाई निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथियां एंजाइम्स का सिक्रेशन करती, वहां बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो अब समझिए एंजाइम जो होते हैं आपके पाचन करते हैं। साथ ही एंजाइम को और आसान तरीके से समझना है तो जैसे हम आंखों से देखते हैं आंसू वगैरह आते हैं, लार वगैरह बहती है, ये सारे क्या है हमारे यहां मौजूद हैं हमारे एंजाइम्स। और एंजाइम जब यहां पर मौजूद हैं और ये बाहर ही हमको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, हम बाहर से जिन्हें देख सकते हैं, इसी आधार पर हमने इसको नाम दे दिया बहिस्रावी। याद करने के लिए बता रहा हूं, बाकी सारे के सारी ये जो ग्रंथियां हैं शरीर के भीतर ही मौजूद होती हैं। कोई ऐसा नहीं कि तुम्हारी गाल के ऊपर और आंख के ऊपर यह ग्रंथि लगी हुई है ना, सारी मौजूद बाहर ही हैं। लेकिन इन्हें जो नाम बहिस्रावी ग्रंथि दिया जाता है, याद करने का तरीका दिखा रहा हूं कि जैसे आप बाहर से जिन चीजों को देख रहे हैं, जैसे लार को, है ना, आंसू को, कुछ ऐसी होती हैं जो नहीं दिखती, लेकिन हमें याद रखना है भाई ये कि एंजाइम्स का उत्पादन बहिस्रावी ग्रंथियों के द्वारा किया जाता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा हार्मोन सिक्रेट किया जाता है। अब यहां अगला जो पॉइंट दिया है, बोल रहा है भाई नलिकाओं में स्रावन होता है। कैसे याद रखोगे इसको? देखो एंजाइम जो सिक्रेट होता है, लार से एग्जांपल लेकर समझते हैं। एक बात बताइए, लार जो होता है क्या यहां पर भाई आपके खून रहता है? बोले नहीं रहता है। क्या आंसू होता है, इसमें आपका खून दिखाई देता है? बोले नहीं दिखाई देता है। तो भैया यहां पर नलिकाओं में श्रावण हो रहा होगा ना? बोले बिल्कुल हो रहा होगा। जो समझिए यह ग्रंथियां आपका एंजाइम को सिक्रेट करेंगी। अगर कोई नली में एग्जांपल के तौर पर आपके घरों में पानी बहता है, और पानी जब बहता है टैप से तो उसके बाहर आप नली लगा देते हो, नली नहीं होगी तो खुलेआम बहेगा। ऐसे ही यह जो एंजाइम निकलता है यह एक नलियों में बहता है, नली में बहता है, इसीलिए हमारे शरीर में जो खून बह रहा है उसमें यह एंजाइम नहीं मिल पाता है। इसीलिए ना हमें लार में दिखाई देगा, ना हमारा आंसू में दिखाई देगा, ना शरीर में और भी जितनी भी आपकी बहिस्रावी ग्रंथियां होंगी वहां भी खून नहीं दिखाई देगा इन एंजाइम्स में। तो यही होता है कि यह नलिकाओं में स्रावित होता है। वही दूसरा आपका जो अंतःस्रावी है यह नलिका विहीन होता है। तो जितने भी आपके हार्मोन्स दिखाई देंगे बॉडी में, जितने भी हार्मोन्स आपके सिक्रीट होंगे सब सीधे जाकर के कहां मिल जाते हैं? सीधे खून में जाकर मिल जाते हैं, क्योंकि किसी भी तरीके की नलिका नहीं होती। इसका मतलब यही है, फैक्ट का क्लियर तरीके से समझ में आया होगा। और एक बात यहां कह रहा है भाई, उपापचयी जो क्रियाएं होती, जो पाचन होता है आपका, डाइजेस्टिव सिस्टम हो रहा था, वहां ये मत बोल देना आप कि ये सीधे भाग लेते हैं। भैया ये भाग नहीं ले रहे थे। याद करिए प्रोटीन को पेप्टोन्स में, प्रोटीन को पेप्टाइड में जब बदला जा रहा था, ऐसा नहीं कहा जा रहा था कि पेप्सिन या ट्रिप्सिन ये बदल रहे थे। इनकी उपस्थिति में, वहां बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, क्या कह रहे थे हम, इनकी उपस्थिति में इनको तोड़ा जाता है। अर्थात उपापचयी जो क्रियाएं होती हैं उसी को बोला जाता है उपापचयी क्रियाएं। तो उपापचयी जो क्रियाएं होती हैं उनमें यह सीधे भाग नहीं लेते हैं, या क्वेश्चन आपसे बनता है, या क्या करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। क्लियर? और उसी तरीके से हार्मोन्स भी, ये तो कोई उपापचयी क्रिया में भाग ही नहीं लेते हैं, हार्मोन्स का काम ही अलग होता है। अभी समझ में आ जाएगा एक एक करके। तो ये सारे फैक्ट आपको क्लियर हो गए होंगे और समझा भी दिए होंगे बहुत आसान भाषा में। अब अंतःस्रावी ग्रंथि को इसमें डिटेल से थोड़ा सा समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। पहले अंतःस्रावी ग्रंथि को देख लेते हैं, हमारे शरीर में ये कहां कहां मौजूद है। हमें यार ये पता ही नहीं होगा कि अंतःस्रावी ग्रंथियां शरीर में है कहां कहां, तो हम आगे कैसे उसका अध्ययन करेंगे। और याद रखना, आपको पीछे अगर वीडियो देख रहे हैं ना आप, तो यह जरूर आसान लगेगा आपको, क्योंकि बहुत सारी डिस्कस की जा चुकी है पीछे। जैसे शुरू करते हैं, सबसे पहले आपकी आती है पीयूष ग्रंथि। याद करिए पीयूष ग्रंथि जब हम ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे, अग्र मस्तिष्क पढ़ा था, ध्यान करना, मैं रिवाइज भी कराते चल रहा हूं। जब अग्र मस्तिष्क पढ़ा था तो वहां पर हमने दो ग्रंथियां देखी हुई थी, एक पीनियल ग्रंथि, दूसरी आपकी पीयूष ग्रंथि। जब थैलमस के बारे में पढ़ाया था वहां बताया था कि थैलमस से जुड़ी होती है पीनियल ग्रंथि, थैली पीते हैं ना लोग, और दूसरी
पीयूष ग्रंथि जिसे मास्टर ग्लैंड भी बोला गया था, यह आपकी हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई थी। ठीक है, दो ग्रंथियां हमें दिखी ब्रेन में, यह दोनों अपनी अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। इसके बारे में बोला था, थोड़ा डिटेल से तब पढ़ेंगे जब ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन चर्चा तो पीछे हम कर चुके हैं भाई, तो चर्चा पीछे कर चुके हैं तो टफ नहीं है अब आपके लिए यह। फिर आगे बढ़ते हैं तो थायराइड और पैराथायराइड, दो ग्रंथियां हमें दिख रही होंगी गले में, गले के पास ही मौजूद है कौन सी, थायराइड और पैराथायराइड। और इसी के अभी फीचर समझ लेंगे या काम समझ लेंगे तो वहां से इससे संबंधित जो बीमारियां अतिस्राव अल्पस्राव के स्तर पर जो पूछी जाती हैं वो आसान हो जाएंगी। लेकिन यह तो पता होना चाहिए ना थायराइड कहां पर है, तो थायराइड और पैराथायराइड दोनों गले में स्थित होती हैं हमारी यह ग्रंथियां। फिर भाई थाइमस, तो थाइमस अंतःस्रावी ग्रंथि हमें दिखाई दी, हृदय के पास मौजूद है थाइमस। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे हमें एक पैनक्रियास जो अपने आप में मिश्रित है, मिश्रित के साथ साथ यह अंतःस्रावी भी है, क्योंकि बाह्य स्रावी के स्तर पर तो हम अग्नाशय के बारे में पढ़ चुके हैं भाई, पूर्ण पाचक रस रिलीज करता है यह। लेकिन पैनक्रियास को आज हम देखेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथि के स्तर पर कौन से हार्मोन्स यहां से सिक्रेट होते हैं। आगे बढ़े तो एड्रिनल, जब यार एक बात बताइए आपको, वृक्क के बारे में या किडनी के बारे में जब पढ़ाया था तो बताया था ना, किडनी के ऊपर भाग पर ऊपरी सिरे पर स्थित होती है क्या, यही एड्रिनल ग्रंथि। वहां केवल इतना बताकर आगे बढ़ गए थे, आज इसको डिटेल समझेंगे। फिर नीचे आ गए हम जननांगों पर आ गए, तो महिलाओं में आपकी क्या रहता है, महिलाओं में ओवरी और पुरुषों में आपका टेस्टिस, यहां पर भी आपकी क्या होती है, जनन ग्रंथियां मौजूद होती हैं। यह प्रमुख आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं और यहां भी हार्मोन्स को हम पढ़ेंगे, है ना, कौन से हार्मोन्स होते हैं, महिलाओं में कौन से हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं और पुरुषों में कौन से हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं, है ना, जो भी लक्षण दिखाई देते हैं। तो एक एक करके डिटेल से अब समझने जा रहे हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों को हमने यह समझ लिया कि कहां पर कौन सी ग्रंथि मौजूद है। आगे बढ़ते हैं तो हम पहले पीयूष ग्रंथि को सबसे लास्ट में देखेंगे। क्यों भाई, क्योंकि यह मास्टर ग्रंथि है, सबकी मास्टर है, अर्थात शरीर में जितनी भी आपके ग्रंथि मौजूद है ना, कहीं भी कोई भी हार्मोन्स को उत्प्रेरित करने का या विनियमित करने का कार्य यह मास्टर ग्रंथि कर रही है। यानी कि अंततः कंट्रोल सारी ग्रंथियों पर किसका है, इस मास्टर ग्लैंड का है। इसीलिए भैया इसके जब फीचर्स या कार्य आपको तब समझ में आएंगे जब बाकी की ग्रंथियों के कार्य अच्छे से समझ लोगे आप। तो पहले आगे की जो ग्रंथियां हैं उनके कार्य एक एक समझ लेते हैं कि हार्मोन्स का क्या क्या काम होता है। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। देखो पीनियल ग्लैंड हमने देखी, तो पीनियल जो ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड आपकी कहां पर मौजूद है, बोले यहां थैलमस से लगी हुई है, और थैलमस आपके एकदम दो आंखों के बीच का जो स्थान है, इसके जस्ट पीछे चले जाओगे ना, अपने अपने सर में देखना, इसके जस्ट पीछे ही आपकी पीनियल ग्लैंड मौजूद होती है, और इसीलिए इसको बोला जाता है यह तीसरी आंख का अवशेष है। कारण इसकी केवल है इसकी लोकेशन, इसकी स्थिति, इसी आधार पर इसको पीनियल ग्लैंड को क्या बोल देते हैं, तीसरी आंख का यही अवशेष बचा हुआ है। काम क्या कर रहा है, काम देखो हमारे शरीर में एक तो करता है मेलाटोनिन हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, दूसरा सेराटोनिन। दो हार्मोन्स हमें याद रखने हैं पीनियल के द्वारा, एक मेलाटोनिन हार्मोन्स, दूसरा सेराटोनिन। मेलाटोनिन जो होता है, देखो मेलानिन से ही आपको याद आ जाएगा मेलाटोनिन। देखो मेलानिन जो हार्मोन्स होता है, ये हमारी बॉडी का जो स्किन पिगमेंट होता है, जिसकी बॉडी में आपका मेलानिन अधिक होता है, उसका शरीर उतना ही अधिक काला होता है। जैसे साउथ अफ्रीकन जो लोग होते हैं उनके शरीर में यह मेलानिन बहुत अधिक होता है, ठीक है, तो उनके शरीर में समझिए जो स्किन पिगमेंट है यह ज्यादा होगा, अर्थात मेलाटोनिन जो है उनके शरीर में ज्यादा वर्क कर रहा होगा। तो इसीलिए बोला जाता है यह हार्मोन जो सिक्रेट होता है यह पीनियल ग्लैंड के द्वारा होता है। और कौन सा हार्मोन, मेलाटोनिन। मेलानिन से हमको यह याद हो जाएगा। दूसरा काम इसका होता है जो बायोलॉजिकल क्लॉक साइकिल होती है। बायोलॉजिकल साइकिल क्या है, हम कितने बजे, हमारे शरीर में क्या होता है, ये पहले से ही फीड होता है कि हमको रात में 10 बजे उठ जाना, सो जाना चाहिए, सुबह 4 बजे 5 बजे उठ जाना चाहिए। इस तरीके की एक आपकी बायोलॉजिकल जो साइकिल होती है वह बन जाती है। अब लोगों के अलग अलग दिनचर्या होती है, उसी के आधार पर उनकी बायोलॉजिकल साइकिल उसी आधार पर बना देता है आपका कौन सा हार्मोन्स, यही मेलाटोनिन हार्मोन्स। क्लियर। फिर सेराटोनिन हार्मोन क्या काम करता है, देखो ब्रेन में मौजूद है। अब जो हमारी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, जो न्यूरॉन्स होती हैं, इनके मध्य जो सूचनाओं का आदान प्रदान है, याद करो, याद कैसे रहेगा, देखो थैलेमस के बारे में बताया था कि जो आपका सेरिब्रम मौजूद होता है, कनेक्ट होती हैं सारी चीजें एक दूसरे से, सेरिब्रम तक सूचनाएं पहुंचाने का काम कौन करता है, यही आपका थैलेमस कर रहा था। और थैलेमस में भी सिक्रीट होता है सेराटोनिन हार्मोन। तो यही सेराटोनिन हार्मोन क्या करेगा, जो हमारे शरीर से कहीं भी अदर ऑर्गन से कोई सूचनाएं आती हैं और वह सेरिब्रम तक पहुंचती कैसे हैं, इसी सेराटोनिन हार्मोन्स के सिक्रीट होने के बाद। क्लियर, सारी चीजें यहां पे समझ में आ गई होंगी। पीनियल ग्लैंड का क्या काम होता है, हार्मोन्स का मतलब भी समझ में आ गया होगा। यही हार्मोन्स क्या होगा, सिक्रीट होगा, सीधे खून में मिलेगा, और खून तो आपको पता है पूरे शरीर में बह रहा है, तुरंत वह ब्रेन की सेल्स तक पहुंच जाएगा और वहां पर सारी सूचनाएं पहुंचा देगा। यही काम होता है, इसका करने का जो प्रोसेस होता है इसी आधार पर कार्य करता है। थायराइड ग्रंथि, भाई थायराइड ग्रंथि जो होती है आपकी, पता चल गया कि गले में मौजूद है। दूसरी बात यह है कि शरीर की यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। याद रखना, क्वेश्चन पूछता है भाई, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। यही पूछे शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि, तो आपकी लीवर है। दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब बनते हैं। अब लीवर आपको याद रखना है, यह बहिस्रावी ग्रंथि है, भी हम पढ़ेंगे आगे।
तो थायराइड आपको पता चला भैया गले में जो हमारी यह ग्रंथि मौजूद है, इस आधार पर आपकी यह ग्रंथि दिखाई देगी थायराइड। इसी के भीतर आपको कुछ डॉट डॉट टाइप से दिखाई देंगे, वो पैराथायराइड मौजूद होते हैं। तो सबसे बड़ी ग्रंथि गले में मौजूद होती है हमारी थायराइड ग्रंथि। इसके द्वारा देखो थायराइड से ही निकल कर आया हार्मोन्स का नाम थायरॉक्सिन हार्मोन। याद करना एकदम कठिन नहीं है। बेसिकली थायरॉक्सिन के बारे में नहीं सुना होगा तो थायराइड के बारे में बहुत आपने आम बोलचाल में सुना होगा कि लगता है इसका थायराइड बढ़ गया है, तभी क्या है भाई उसका शरीर फूल गया है ना, मोटा हो गया है, या उसका गले में कोई दिक्कत आपको दिखाई देती है ना, घेंघा वगैरह के बारे में खूब सुनते हैं कि थायराइड बढ़ा हुआ है। क्या होता है इसको समझो। अब समझोगे तब ना, जब इसको थोड़ा सा बायोलॉजिकल लैंग्वेज में चीजें साथ के साथ कनेक्ट करके चलोगे, व्यवहारिक चीजें जो सुनी होती हैं आपने। अब भैया थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है, एक तो बुद्धि का नियंत्रण, दूसरा शारीरिक विकास। यही शारीरिक विकास क्या है, अवरुद्ध हो जाता है। कैसे अवरुद्ध होगा? दो कंडीशन में अवरुद्ध होगा, या तो इसका अल्प स्राव होगा, यानी कि हमारे शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन्स अगर कम स्रावित होगा या ज्यादा स्रावित होगा, दोनों ही आधार पर आपका क्या होगा, शारीरिक विकास डिसबैलेंस हो जाएगा। एक बात बताओ, आपको ज्यादा पैसा मिल जाएगा तब आप क्या है ज्यादा खर्च करने लगोगे, है ना, जिंदगी बर्बाद। कम पैसा मिलेगा तो आपके खर्चे के लिए पैसा ही नहीं मिलेगा, तब भी जिंदगी बर्बाद। तो इसी आधार पर समझो, थायरॉक्सिन अगर ज्यादा सिक्रेट हुआ तब भी कोई दिक्कत, कम सिक्रेट हुआ तब भी कोई दिक्कत। और क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। दूसरा, आयोडीन युक्त होता है या अमीनो एसिड, तो पता ही है। तो बेसिकली थायरॉक्सिन के लिए हमें आयोडीन लेना बहुत जरूरी है। अब आ जाओ समझते हैं भाई, जब यह अल्प स्राव होगा हमारे शरीर में, जब थायरॉक्सिन हार्मोन जो है कम स्रावित होगा, तो दो समस्याएं आपको दो तरीके से पूछी जाती हैं कि बच्चों में क्या दिक्कत होगी। देखो बच्चों में जो है क्रिटिनिज्म होता है, जो बीमारी है उसे क्रिटिनिज्म बोलते हैं। इसमें बच्चे क्या है, मंद बुद्धि होगी और बौनापन, इसीलिए बोलते हैं ना बच्चों को आयोडीन युक्त नमक देना चाहिए, है ना, ताकि शरीर में आयोडीन की कमी ना हो और थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता रहे जितनी मात्रा में, बैलेंस तरीके से। बहुत ज्यादा भी आयोडीन युक्त नमक देने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो बच्चों में क्या होता है, समस्या क्रिटिनिज्म की बन सकती है। और वयस्कों में मिक्सोडीमा। मिक्सोडीमा क्या काम करता है, अगर मिक्सोडीमा हो गया वयस्कों में, तो हृदय की धड़कन क्या है, धीमी हो जाएगी। तो होता है ना, लो बीपी के मरीज हो जाते हैं। और लो बीपी के मरीज को क्या दिया जाता है, आयोडीन नमक का घोल दिया जाता है पीने के लिए। क्यों दिया जाता है, इसीलिए दिया जाता है भाई, ऐसा माना जाता है कि वहां पर थायरॉक्सिन का जो सिक्रीशन है वो कम होता है, हृदय की धड़कन को क्या करता है, आयोडीन बढ़ा देता है या बैलेंस करके चलता है। और पेशी थकान, यानी कि थका थका सा रहेगा वह व्यक्ति। और मिक्सोडीमा को याद करने का तरीका बता रहा हूं, मिक्सोधीमा से याद कर लो। मिक्सोडीमा नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है, मिक्सोधीमा पढ़ना है, यानी कि हृदय की धड़कन को धीमा कर देता है, ठीक, क्लियर। तो अल्प स्राव से याद हो गया। अब आयोडीन की कमी से, तीसरा दिया हुआ है भाई, अल्प स्राव के साथ साथ आयोडीन की कमी भी हो जाएगी बॉडी में, और वहीं से आपका घेंघा रोग। घेंघा रोग आपने देखा तो होगा ही, गले में क्या होती है, सूजन सी। यही थायराइड जो ग्रंथि होती है यही सूज जाती है, सूजन आ जाती है इसमें, है ना। सूजन आने के बाद ही वह घेंघा रोग उसी को बोलते हैं, है ना। ये घेंघा रोग कब होता है, आयोडीन की कमी से होता है। और अतिस्राव में क्या होता है भाई, अतिस्राव में आपको एक्सा ऑप्थेल्मिक घेंघा रोग। एक्सा ऑप्थेल्मिक घेंघा रोग क्या है, ऑप्था मतलब क्या होता है, ऑप्था जैसे ही दिखा आपको समझ में आ गया, ऑप्था का मतलब होता है आई, है ना। साइंटिफिक लैंग्वेज के कुछ शब्द हैं, उनका मतलब जाना करो तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं इसमें। तो ऑप्था मतलब आई होगा, कहने का मतलब है जो ये एक्सा ऑप्थेल्मिक घेंघा रोग होगा, इसमें आंखें आपकी बाहर उभरी हुई सी दिखाई देंगी, और उपापचय की दर जो है बहुत तेज हो जाती है, यानी कि इस व्यक्ति को खाने के लिए जितना ही ज्यादा चाहे, जितना ज्यादा दोगे सब डाइजेस्ट करता चला जाएगा। तो इस बीमारी को एक्सा ऑप्थेल्मिक घेंघा रोग बोलते हैं। आंखें इसमें उभरी सी रहती हैं। कोई भी देखना व्यक्ति जिसकी आंखें आपको बड़ी बड़ी, है ना, उभरी सी दिखे, बाहर निकली हुई दिखाई दे, तो समझने की कोशिश करना उसके शरीर में क्या हुआ होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो रहा होगा। इसी कारण उसको एक्सा ऑप्थेल्मिक घेंघा रोग हुआ होगा, या उसको ग्रेव्स भी बोलते हैं। साधारण तरीके से चीजें समझाने की कोशिश की गई है कि अभी तक थायराइड जो सुनते थे उसमें चीजों को डिटेल थोड़ा समझो कि भाई इसके सिक्रेशन पे, ज्यादा सिक्रेशन पे और कम सिक्रेशन पे क्या क्या बीमारियां होती हैं। और क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आपके खूब बनते हैं, एक रोग यहां से हासी मोटा रोग खूब पूछा जाता है। देखो यह अपने आप में एक अनुवांशिक रोग होता है। होता क्या है इसमें, मनुष्य के शरीर में जो थायरॉक्सिन हार्मोन हमने पढ़ा, यह थायरॉक्सिन हार्मोन शुरुआत से ही उसके शरीर में कम सिक्रीट होता है। जब शरीर में कम सिक्रीट होगा तो हमारी बॉडी समझेगी भाई ये किसी तरीके का जहर है। हमारे शरीर को क्या लगेगा, ये हमारे शरीर का अंग का हिस्सा नहीं है, ये बाहर से प्राप्त हुआ कोई जहर है। अब जहर है तो इसको मारने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनने लगेगी। ये सारी चीजें तो हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब जैसे ही एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनेगी तो धीरे धीरे करके जो थायरॉक्सिन बचा हुआ थोड़ा बहुत भी होगा उसको भी खत्म कर देंगी। तो थायराइड की इसीलिए आत्महत्या बोला जाता है इस रोग को। तो उसी रोग को क्या कहा जाएगा, हासी मोटो रोग कहा जाएगा। उसमें होगा क्या, थायराइड खत्म हो जाएगा। और यह ज्यादातर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक होती है, बीमारी पाई जाती है।
यह अनुवांशिक तरीके से आप यह बीमारी समझिए अनुवांशिक होती है। अब वाहक मोस्टली महिलाएं होती हैं, इसीलिए क्या होता है यह पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक पाई जाएगी, हाशिमोटो बीमारी जो होती है आपकी। और थायराइड से संबंधित बीमारी, इसलिए यहां पर साथ साथ आपको समझा दिया गया, आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। पैराथायराइड, पैराथायराइड देखिए थायराइड पर ही मौजूद थी पैराथायराइड ग्रंथियां, यह हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करती हैं। अब कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करेंगी और यहां से प्रश्न जो आपसे बनते हैं, एक तो सीधा प्रश्न बनता है भाई पैराथायराइड जो ग्रंथि है उसका क्या कार्य है, तो बताना है भाई कैल्शियम की मात्रा को नियमित करना, मतलब जो हमारे शरीर में हम कैल्शियम इंटेक करते हैं, बॉडी में कितना कैल्शियम रहना चाहिए उसे बैलेंस करता है। यहां हार्मोन्स जो रिलीज होगा उसे पैराथायराइड हार्मोन बोलते हैं। देखो पैराथायराइड हार्मोन का अगर अल्पस्रावन हुआ, मतलब कम अगर स्रावित हुई, तो यहां जो दिक्कत आती है कंकाल पेशियों में ऐंठन और जकड़न हो जाएगी। जैसे हमारी जो हड्डियां होती हैं, जो पेशियां होती हैं, उनमें कैल्शियम क्या होगा, कैल्शियम की मात्रा बिगड़ जाएगी। बैलेंस अगर कैल्शियम का बिगड़ा तो भैया आपको टिटेनिस में क्या होता है, आप बताइए टिटेनिस में आपको, जब टिटेनिस आपका हो जाता है, दिक्कत जिसको भी होती है, क्या उसका लक्षण है, लक्षण होता है उसके जबड़े क्या होते हैं, अकड़ जाते हैं, उसका मुंह खुलता नहीं है। तो सारी दिक्कतें कब होती हैं भाई, कैल्शियम की मात्रा क्या होती है, यह अल्प स्रावन, आपका पैराथायराइड ग्रंथि का ही स्रावन कम होने लगता है। ठीक, कारण समझा करो चीजों को, चीजों का कारण जब जान जाओगे तो आसान लगने लगेगी चीजें जो आप देखते हो डेली टू डेली लाइफ में। फिर अति श्रावण अगर हो गया, देखो अगर बहुत ज्यादा श्रावित हुआ तो पैराथायराइड अगर श्रावित ज्यादा हो जाएगा तो कैल्शियम का निष्कर्षण हो जाएगा, है ना, कैल्शियम हमारी बॉडी में रुक नहीं पाएगा। अब कैल्शियम से क्या बनी होती हैं, बोले कैल्शियम से बनी होती हैं हड्डियां, तो भैया हड्डियों में जब कैल्शियम रहेगा ही नहीं, मात्रा कम होने लगेगी, तो हड्डियां हमारी कैसी होने लगेंगी, हड्डियां कमजोर होने लगेंगी। और उसी हड्डियों के कमजोर होने को बायोलॉजिकल टर्म में बोला जाता है ऑस्टियोपोरोसिस, है ना, ऑस्टियो का मतलब हड्डी होता है, पोरोसिस मतलब आप जानते हो कमजोर होना। तो यह पीछे भी समझाया गया। और यह कब होता है, जब पैराथायराइड जो हार्मोन्स है पैराथायराइड उसका श्रावण अधिक हो जाएगा, अधिक होने के कारण कैल्शियम ज्यादा निकलेगा आपके शरीर से। तो यह क्लियर हो गया होगा, और क्लियर होने के साथ साथ सारे हार्मोन्स भी साथ साथ समझ में आ रहे होंगे। तो भाई थाइमस ग्रंथि पर पहुंचते हैं आगे, क्योंकि अब थाइमस पर आ चुके हैं। इसके द्वारा जो हार्मोन्स है वह थाइमोसिन कहां मौजूद है, या हृदय और महाधमनी हमने देख रखी है उसके ऊपर ही मौजूद था, फिगर में भी दिखा दिया गया है। देखो इसका काम क्या होता है, बेसिकली यह समझ लो, यह बच्चों में अधिक पाई जाती है, बच्चों में अधिक पाई जाती है। जैसे वयस्क होते जाते हैं वैसे ये क्या होती रहती है, ग्रंथि खत्म होती रहती है शरीर में, है ना। तो बच्चों में पाई जाती है, इसका एक लक्षण बताओ कोई, बच्चों में यह पाई जाती है। साथ ही इसमें टी सेल्स का निर्माण अधिक होता है। टी लिम्फोसाइट को बहुत अच्छे से शुरू में बताया गया है कि टी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो कार्य क्या करती हैं, जितने वायरस वगैरह का अटैक या बैक्टीरिया का अटैक बाहर से होता है उन्हें यह खाकर खत्म कर देती हैं। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं, आप देखते हो मिट्टी वगैरह में खेलते रहते हैं, खूब बाहर खेलते हैं, कोई बैक्टीरिया वायरस सब खा लेते हैं, खाने के बाद भी बीमार नहीं पड़ते हैं जल्दी। क्यों, क्योंकि उनके शरीर में मौजूद है थाइमस ग्रंथि, और यह थाइमस ग्रंथि रिलीज कर रही है थाइमोसिन हार्मोन को, और यह थाइमोसिन हार्मोन क्या कर रहा है, टी सेल्स का निर्माण करता है जो बच्चों के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत रखता है। यह चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो अग्नाशय ग्रंथि, इसको तो हम समझ चुके हैं कैसे, इसको हम अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में हम देख चुके हैं। ठीक है, कहां समझा था हमने, सॉरी अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में नहीं, पीछे देखो यहां पर बताया गया है बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में। जब हमने वहां पीछे पढ़ा हुआ था पूर्ण पाचक रस के रूप में, तो वहां हमने अग्नाशय के बारे में समझ रखा है पहले से। तो आज हम इसको अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में अग्नाशय को समझ लेंगे, और फिर यह टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि अग्नाशय आपका कैसे मिश्रित ग्रंथि है। एक चीज तो आप जानते हो भाई, यह एक मिश्रित ग्रंथि है। दूसरा, इसके द्वारा कुछ एंजाइम्स का सिक्रीशन भी होता है, उस आधार पर यह क्या हो जाएगी, आपकी बहिस्रावी ग्रंथि हो जाएगी। फिर भाई हार्मोन्स का भी सिक्रीशन होता है, इसी कारण इसको हम पढ़ने जा रहे हैं अंतःस्रावी ग्रंथि में। अब अंतःस्रावी ग्रंथि में हम जानेंगे कि यह 4 कोशिकाओं का झुंड होता है। यहाँ पर 4 कोशिकाओं का झुंड होता है, वही अपने आप में लैंगरहैंस द्वीप कहलाती हैं। खूब पढ़ा होगा आपने लैंगरहैंस द्वीप के बारे में। तो यह लैंगरहैंस द्वीप कुछ नहीं है, यह जो 4 सेल्स का झुंड होता है, ग्लैंड क्या है अपने आप में, एक कोशिकाओं का झुंड ही होता है। और जो अंतःस्रावी अग्नाशय ग्रंथि है, यह 4 कोशिकाओं का झुंड होता है। और यह 4 कोशिकाएं कौन सी होती हैं, एक है अल्फा सेल्स, दूसरी बीटा सेल्स, तीसरी गामा, चौथी एफ सेल्स। खूब क्वेश्चन बनते हैं अल्फा और बीटा से, ध्यान से सुनना यहाँ पर। तो इन चारों को मिलाकर ही लैंगरहैंस द्वीप बोलते हैं। बेसिकली वैज्ञानिक के नाम पर ही यह नाम पड़ गया था, लैंगरहैंस द्वीप। ठीक है, तो भैया अल्फा सेल काम क्या करती है, देखो अल्फा सेल का काम होता है ग्लूकागोन हार्मोन्स का स्राव करना। यह हार्मोन्स, देखो सीधी सी बात है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, पहले हम हार्मोन्स जान लें कौन से रिलीज होते हैं। अल्फा और बीटा सेल से ही आपके हार्मोन्स क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं। तो अल्फा सेल्स जो है आपकी ग्लूकागोन हार्मोन, ग्लूकागोन के नाम से समझ में आ रहा होगा, यह ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का संश्लेषण करती है। यह यार प्रोसेस समझा दो, सीधे रट नहीं सकते। होता क्या है आपके शरीर में, होता देखो यह है, जब हमने पाचन क्रिया पढ़ी थी तो पाचन क्रिया में हमने देखा था अंततः जब
हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट टूटता है या शुगर टूटता है तो किसमें परिवर्तित होता है? ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। अब यह ग्लूकोज जितनी बॉडी को नीड होती है उतना यूज कर लेता है, बाकी का ग्लूकोज किसमें बदल जाता है? ग्लाइकोजन में बदल जाता है। ठीक है, अब यह ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य भी अग्नाशय में ही होगा। वो कहां पर होगा? वह बीटा सेल्स के द्वारा जो हार्मोन्स रिलीज किया जाएगा इंसुलिन का। एक एक चीज को समझना, सारी चीजें देखो कैसे भी आसानी से व्यवहारिक तरीके से समझा करो। हमारे शरीर में हमने देखो ग्लूकोज अपने शरीर में बना लिया, बोले ठीक है, अब यह ग्लूकोज क्या होगा? जितने हमारे शरीर को जरूरत होगा हमारी सेल्स को वह यूज हो जाएगा। हमने पढ़ लिया था पीछे पाचक, जब हमने तंत्र पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, वहां हमने समझ लिया था भाई ग्लूकोज के रूप में हमारी सेल्स यूज करती हैं, श्वसन वगैरह में जहां भी यूज होता है। फिर बचा हुआ जो ग्लूकोज होता है उसे ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है। अब यह ग्लाइकोजन के रूप में एकत्र कहां पर होता है? यहां भी क्वेश्चन बनाया जाता है, आपके लीवर में ही यह ग्लाइकोजन के रूप में एकत्र रहता है। फिर आगे जब कभी भी ग्लूकोज हमें नहीं मिल पाता है और हमें ग्लूकोज की जरूरत होती है तो ग्लाइकोजन दोबारा किसमें टूटता है? ग्लाइकोजन दोबारा टूटता है ग्लूकोज में। अब हम आ गए अल्फा सेल पर, तो यही अल्फा सेल की जो ग्लूकागोन हार्मोन्स है यह सिक्रीट होंगे हमारे बॉडी में और ब्लड में तुरंत जाएंगी और फिर यह ग्लाइकोजन जो हमारे बैठा हुआ है ना लीवर में, यह लीवर में जो हमारा ग्लाइकोजन बैठा हुआ है तुरंत ग्लूकोज बनाएगा। और यह प्रोसेस क्या कहलाती है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है? ग्लाइकोजन का ग्लाइकोजी, इसका मतलब ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना। और यह ग्लूकोज में बदलने के बाद फिर हम इस ग्लूकोज का यूज करेंगे, फिर जब ये खत्म होने लगेगा फिर से हम ग्लूकोज ले लेंगे या कुछ खा लेंगे, है ना, जैसे एनर्जी डाउन होने लगेगी। तो प्रोसेस पूरा समझ में आया? अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। बीटा सेल्स हमारे शरीर में ग्लूकोज जो आता है बचता है ना, सेल्स के यूज करने के बाद जो बचता है उसको ग्लाइकोजन में बदल के लीवर में जमा कर देंगी। फिर जब हमें जरूरत होगी कभी भी ग्लूकोज की, तो अब मान लो हम ग्लूकोज नहीं ले पा रहे हैं तो अब यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूट जाएगा, ग्लूकागॉन हार्मोन्स वहां रिलीज होगा। अब जो इंसुलिन से संबंधित एक बीमारी आपने पढ़ी होगी डायबिटीज। डायबिटीज में होता क्या है? डायबिटीज में इंसान को आपने सुना होगा इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। बोले क्यों? क्योंकि यही इंसुलिन हार्मोन्स का स्त्राव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? यह क्वेश्चन बनता है बीटा सेल के द्वारा। अब इंसुलिन का जब सिक्रीशन कम होगा तो हमारे शरीर में ग्लूकोज जो बचा हुआ ग्लूकोज होगा वो यार ग्लाइकोजन में बदल ही नहीं पाएगा, तो हमारे शरीर में क्या होगा? रक्त में क्या बढ़ने लगेगा? रक्त में भैया ग्लूकोज बढ़ने लगेगा, जिसे ही डायबिटीज बोला जाता है। क्लियर? सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, उम्मीद कर रहा हूं, और आसानी से समझ में आ रही होंगी। तो यही ग्लूकोज भैया ग्लाइकोजन में जब बदलने नहीं बदल पाएगा तो हमारे शरीर में ग्लूकोज बढ़ जाएगा, जो डायबिटीज की समस्या लोगों में हो जाती है। अब यह डायबिटीज की समस्या रोकने के लिए इंसान को इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, बाहर से देने पड़ते हैं, क्योंकि हमारी बीटा सेल क्या होती है? काम नहीं कर रही होती हैं। तीसरी देखो जो गामा सेल दी हुई है, गामा सेल अल्फा और बीटा सेल के काम को नियंत्रित करती है, और यही आपकी एफ सेल क्या करती है? अल्फा सेल के काम को नियंत्रित करती है। तो यहां से आपके क्वेश्चंस गामा और एफ सेल से नहीं बनाए जाते हैं, क्वेश्चन आपके अल्फा और बीटा सेल से ही बनाए जाते हैं। तो अब आसानी से समझ में आ गया होगा। और अग्नाशय आपकी मिश्रित ग्रंथि है जिसमें आपके पूर्ण पाचक रस भी समझ में आ गए, और हार्मोन्स आपके अल्फा और बीटा के द्वारा एक ग्लूकागॉन हार्मोन्स और इंसुलिन हार्मोन, दोनों हार्मोन समझ में आ गए। टॉपिक हो गया होगा आपका अग्नाशय वाला क्लियर। अब अग्नाशय से कोई भी क्वेश्चन बनेगा बेहद आसानी से समझ में आ गया होगा। पीडीएफ को लेना है और वीडियो के साथ साथ इसको पढ़ना है, 2-3 बार रिवाइज कर लेना है। 2-3 बार रिवाइज करोगे सारा कुछ, सारे फैक्ट आपको समझ में आ जाएंगे। अधिवृक्क ग्रंथि आते हैं। जब हमने किडनी पढ़ी थी, किडनी में ऊपर बताया था इस तरीके से मौजूद था, दोनों किडनियों पर दोनों साइड एड्रिनल ग्लैंड मौजूद थी। एड्रिनल ग्लैंड में आपको समझ में आएगा अभी हार्मोन्स जो सीक्रेट होते हैं, एक तो आपके कॉर्टेक्स के द्वारा जिसे एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, दूसरा एड्रिनल मेडुला। इसको भी देखो समझाया था। जो बाहर का भाग होता है, किडनी के बाहर की जो भाग होता है उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है कॉर्टेक्स। और जो अंदर आपकी मौजूद थी, जो अंदर संरचना थी, उसे बोला जाता था मेडुला। ठीक है, इन दोनों के द्वारा ही आपका हार्मोन सीक्रेट किया जाता है। कौन सा? एंड्रोजन हार्मोन्स का स्राव होता है एंड्रेनल कॉर्टेक्स के द्वारा, यानी कि बाहर वाला जो भाग होता है उससे एंड्रोजन हार्मोन्स का स्राव होता है। और यह एंड्रोजन जब हम जनन ग्रंथियां पढ़ेंगे वहां भी हम जानेंगे, यह एंड्रोजन हार्मोन्स वहां सीक्रेट किया जाता है, जो बेसिकली पुरुष की विशेषताओं, जो पुरुष के लक्षण होते हैं उनके लिए जिम्मेदार होता है। ठीक, और जो एंड्रोजन मेडुला है आपकी, एंड्रेनल मेडुला, तो मेडुला के द्वारा जो है आपका एंड्रिनल हार्मोन, यह एड्रिनल हार्मोन्स आपने खूब पढ़ा होगा। लड़ो या उड़ो या भागो, है ना, लड़ो उड़ो भागो, इस टाइप का हार्मोन्स भी बोलते हैं इसे, क्योंकि जैसे ही आप समझिए यह लड़ो उड़ो भागो क्यों बोला जाता है। यह एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है? आप मान लीजिए कहीं जंगल में टहलते टहलते जा रहे हैं, ठीक, आपके सामने अचानक से शेर आ गया, तो आपके अचानक से शेर आता है, एक अचानक से आपकी बॉडी में जो सीक्रेट होता है जो हार्मोन्स, वही होता है एड्रिनल हार्मोन्स। इसीलिए बोला जाता है यह तुरंत आपके ब्रेन को क्या करेगा? मैसेज पहुंचाएगा ब्लड के माध्यम से कि लड़ो या उड़ो, या तो भैया इससे लड़ लो या इससे भाग लो डर के, है ना। छोटा जानवर होगा कोई तो आप कहोगे भाई लड़ लो इससे, और कोई बड़ा जानवर शेर टाइप का आ जाएगा तो कहोगे उड़ो भाई भाग लो इससे। तो यह सारा काम कौन कर रहा है? एड्रिनेलिन हार्मोन ही कर रहा है। और किस ग्रंथि के द्वारा? अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा सीक्रेट होता है। लास्ट आते हैं भाई जनन ग्रंथि। देखो जनन ग्रंथि में आप समझ लीजिए 2 तरीके के हार्मोन्स हम पढ़ने वाले हैं, एक तो नर हार्मोन्स, दूसरा मादा हार्मोन्स। देखो
जो मेल होता है उसके टेस्टिस, जिसे वृषण बोलते हैं, उसमें मौजूद होता है जो सिक्रीट होता है बेसिकली एंड्रोजन हार्मोन्स या टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, देखो टेस्टिस में मौजूद होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है टेस्टोस्टेरॉन। ठीक, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जो होता है काम क्या करता है, ये जितने भी पौरुष विकास होता है, जितना भी नर के रूप में आप देख रहे हो, किसी भी मेल को देख लो, उसके जितने लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे किसके कारण दिखाई देते हैं, इसी नर हार्मोन्स जिसे एंड्रोजन बोलते हैं या टेस्टोस्टेरॉन बोलते हैं। फिर मादा हार्मोन्स, दो मादा हार्मोन से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक एस्ट्रोजन से पूछा जाता है, दूसरा प्रोजेस्टेरॉन से। कभी कभी आप एस्ट्रोजन को प्रोजेस्टेरॉन में मिलाकर आ जाओगे और कंफ्यूज हो जाओगे। देखो एस्ट्रोजन को आपको याद रखना है स्त्रो को आपको स्त्री से याद कर लेना है, और स्त्री से संबंधित आपको यह समझना है कि भाई जितने लैंगिक लक्षण होंगे या सहायक जननांग, कोई स्त्री आपको जो दिखाई देती है उसके जो लक्षण होते हैं, जितने लक्षणों का विकास हुआ उसके शरीर में, उसी आधार पर आप स्त्री का, आपके सामने से मेल जा रहा होगा, फीमेल पुरुष या स्त्री जा रहा होगा, आप उसको देखकर बता पाते हो किस हार्मोन्स के कारण, एस्ट्रोजेंस हार्मोन्स के कारण। और आपको याद भी हो गया होगा अब कि भाई यह एस्ट्रोजेंस हार्मोन्स पढ़ना है, इसको एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं पढ़ना है, एस्ट्रोजन हार्मोन पढ़ना है। स्त्री में यह हार्मोन्स मौजूद होता है, उसके स्त्री के ही जो अंडाशय में जो रिलीज होता है यही मादा हार्मोन्स, जिसके कारण उसके लैंगिक लक्षण और सहायक जननांगों का विकास होता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझो, ब्रीस्ट हो गया, ओविडक्ट हो गया या यूटेरस, इनका विकास किस हार्मोन्स के कारण होता है, एस्ट्रोजन के कारण। यहां ओविडक्ट से देखो एक क्वेश्चन भी आता है, जो आपका आप समझिएगा कि जो आपका जाइगोट बनता है, जाइगोट के निर्माण कहां पर होता है, यही ओविडक्ट में होता है। और यह समझिए जाइगोट जो होता है ना, जाइगोट के पहले फर्टिलाइजेशन होता है। क्वेश्चन जो बनता है वो भाई फर्टिलाइजेशन से बनता है, तो फर्टिलाइजेशन आपका कहां पर हो रहा है, ओविडक्ट में होता है। और यह यूट्रस समझिए भ्रूण जो होता है, बच्चा क्या होता है, पहले भ्रूण के रूप में रहता है और भ्रूण ही धीरे धीरे विकसित होता है और फिर बच्चे के रूप में उसका जन्म होता है। तो भ्रूण का विकास कहां होगा, यूट्रस में होगा। दोनों क्वेश्चन बनते हैं आपके। भाई ओविडक्ट में क्या होता है, ओविटेक्ट में आपका फर्टिलाइजेशन होता है ना, और यूटेरस में क्या होता है, यूटेरस में आपका भ्रूण का विकास होता है। क्लियर हो गया होगा सारी चीजें, और हार्मोन्स भी साथ साथ तैयार हो रहे होंगे। दूसरा हार्मोन्स है प्रोजेस्टेरॉन। देखो प्रो से आपको प्रोटेक्ट से याद रखना है, तो स्त्रियों को जो प्रोटेक्ट करता है वह एक तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है, दूसरा जो ओवरी होती है वहां से जो अंडोत्सर्ग होता है, अंडे का जो उत्सर्जन होता है वह किसके कारण होता है, इसी हार्मोन्स के कारण ही होता है। जैसे ही मादा के शरीर में यह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स रिलीज होगा, वैसे ही क्या होता है, जो आप पीरियड्स के टाइम पर देखते हो यही घटना होती है। और उस टाइम हार्मोन्स कौन सा सिक्रीट होता है मादा के शरीर से, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। तो अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन पर कंफ्यूजन सारे क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन पर तो कंफ्यूजन होगा ही नहीं। कंफ्यूजन मुझे पता है यहीं पर होगा कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स कहां पर आंसर लगाना है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स कहां पर आंसर लगाना है। अब आगे सबसे लास्ट जो बचती है मास्टर ग्लैंड। देखो मास्टर ग्लैंड बोला था सबसे आखिरी में पढ़ेंगे, क्योंकि पीछे जो फीचर्स आपके एक एक ग्रंथि के समझ में आ जाएंगे तो मास्टर ग्लैंड बहुत आसान हो जाएगी। एक तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, देखने में बहुत छोटी है भाई, देखते हो मटर के दाने की जैसी, हाइपोथैलेमस, थैलेमस के नीचे ही हाइपोथैलेमस मौजूद था, यहीं से एक मटर के दाने के समान छोटी सी ग्रंथि थी जिसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। भले ही इतनी छोटी हो, एक कहावत है ना, बिहारी के दोहे क्या है, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। वैसे भैया यह पीयूष ग्रंथि देखने में बड़ी छोटी लगती है, लेकिन सबकी मास्टर होती है ये, और क्योंकि इतने ज्यादा हार्मोन्स यहाँ सीक्रेट होते हैं और सारे हार्मोन्स किसी न किसी ग्रंथि को बैलेंस करने का या विनियमित करने का कार्य करेगी। अभी देखो समझ में आएगा। एक सबसे पहले इसका हार्मोन्स देखेंगे हम, वृद्धि हार्मोन। वृद्धि से समझ में आ रहा होगा कि भाई यह हमारे शरीर की जो ग्रोथ होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो या तो इसका अगर अल्पस्राव होगा तो एक दिक्कत आएगी, वृद्धि क्या होगी, अल्पस्राव में वृद्धि रुक जाएगी इंसान की, और अतिस्राव बहुत ज्यादा स्राव होने लगेगा अगर इसका, हमारे अगर मास्टर ग्लैंड से बहुत अधिक स्रावित होने लगेगी यह वृद्धि हार्मोन्स, तो भैया क्या होगा, शरीर में वृद्धि बहुत ज्यादा होने लगेगी। वही दोनों लक्षण देखो दिखाई देंगे। जैसे ही अल्पस्राव होगा तो बच्चों और वयस्कों में पहले देख लेते हैं। बच्चों में क्या होगा, देखो बच्चों में बौनेपन की समस्या आ जाएगी, ठीक। और अतिस्राव पर क्या होगा, बच्चों में ही पहले देखते हैं केवल। अल्पस्राव में बच्चों पर क्या होगा, बच्चे बौने रह जाते हैं, लंबाई ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी, छोटी छोटी लंबाई के आप बच्चे देखते होंगे, तो यही वृद्धि हार्मोन्स का सीक्रेट कम हुआ होगा उनके शरीर में। अब बच्चों में अगर यह बहुत ज्यादा सीक्रेट होने लगता है तो जिजेंटिज्म क्या होता है, एक उम्र से ज्यादा व्यक्ति का आकार जो होता है बढ़ जाता है, शरीर के आकार का अगर उम्र के अनुसार आकार नहीं बढ़ रहा है तो वह एक समस्या है अपने आप में, जिजेंटिज्म बोलते हैं उसको, है ना, अतिकायकता जिसे हिंदी में बोला जाता है। तो बौनापन होना, अतिकायकता होना, दोनों ही खराब है। एक बैलेंस तरीके से हमारे शरीर का विकास होना चाहिए, वह तभी होगा जब वृद्धि हार्मोन्स का सिक्रीशन एक बैलेंस तरीके से होगा। और फिर वयस्कों में क्या होता है भाई, वयस्कों में हम देखेंगे भाई इसकी अल्पस्राव में साइमंड रोग होता है, ठीक, वैज्ञानिक के नाम पर ही है, साइमंड रोग रख दिया गया। और वयस्कों में अगर अतिस्राव होगा, बहुत ज्यादा स्राव होने लगेगा, तो एक्रोमिगेली होता है। देखो एक्रोमिगेली में भी आप समझते हो यह जो दिक्कत दिखाई देती है, इसमें देखोगे वयस्कों का शरीर क्या होता है, जो
बैलेंस तरीके से ना बढ़ करके, आपने मेले में देखा है कुछ लोग घूमते हुए मेले में दिखाई देंगे, लंबे लंबे पैर होते हैं, ठीक है, तो वह लंबे लंबे जो पैर होते हैं, इसी तरीके की आपकी यह बीमारी जो है इन पुरुषों में या इन वयस्कों में, महिलाओं में दिखाई देगी। उसे क्या बोलते हैं? एक्रोमिगेली। क्योंकि आपको नाम ये कठिन लग रहा होगा, लेकिन आप अगर इससे परिचित हो गए ना, ये होती किस तरीके की समस्या है, तो शायद अब याद हो जाएगा। तो एक्रोमिगेली समझ में आ गया होगा। वयस्कों में अगर अतिश्रावण होगा इस वृद्धि हार्मोन का तो एक्रोमिगेली हो जाएगा, और अगर कम स्रावित होगा वयस्कों में तो साइमंड हो जाएगा। वहीं अगर बच्चों में कम स्रावित होगा तो बौनापन, और बच्चों में अगर ज्यादा स्रावित होगा तो अतिकायिकता, जिसे जिजेंटिज्म बोलते हैं। अब अगला जो हार्मोन्स है वो एसीटीएच है। इसका फुल फॉर्म क्या है? एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक। आसान भाषा में इसको तोड़ना है, एक एक शब्द को तोड़ दिया करो। एड्रेनो दिया है तो भैया यह एड्रिनल ग्लैंड से संबंधित होगा। अब एड्रिनल ग्लैंड है तो हम समझ चुके हैं, एड्रिनल जो ग्रंथि है यहां पर कौन से हार्मोन सिक्रीट हो रहे थे, उन्हीं को क्या करेगी, उन्हीं हार्मोन्स को प्रेरित करती है या विनियमित करती है। तो जैसे ही एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक आ जाएगा, बस एड्रिनल ग्लैंड से संबंधित समझ लेंगे कि यह मास्टर ग्लैंड का काम होगा कि भाई एड्रिनल जो ग्लैंड होगी इसको विनियमित करना है। यहां जो सिक्रीट हो रहे हार्मोन्स उसमें थोड़ा सा यह भी अपना योगदान दे देगी। अब एलएच क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स क्या है? देखो जो जनन ग्रंथियां हैं, यहां हमने हार्मोन्स देखे थे, नर हार्मोन्स और मादा हार्मोन्स। अब इनको प्रेरित करने का और विनियमित करने का काम जो करता है यह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स करता है। अगर ये पहले ही आपको समझाया जाता तो भैया जनन ग्रंथि क्या कर रही है, एड्रिनल ग्रंथि क्या कर रही है, यही जब नहीं पता है, इसीलिए इस मास्टर ग्लैंड को बाद में बताया गया। एमएसएच क्या है भाई? मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन्स। अब मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन्स जो है आसानी से समझना है तो देखो, मिलेनोसाइट क्या होता है, इसका मतलब है मिलेनिन पिगमेंट की बात होगी यहां पर। अब मिलेनिन पिगमेंट की बात होगी तो प्रेरक अर्थात प्रेरित करना, उकसाना और उकसाने वाला ही हार्मोन्स आपका कहलाता है मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन्स। और यह करेगा क्या? जो मिलेनिन पिगमेंट होता है इसको प्रेरित करता है। तो यही आपका मिलेनो जो साइट प्रेरक हार्मोन्स है, यह शरीर में अगर ज्यादा आपके उत्तेजित होता है या जहां पर भी यह प्रेरित होता है, वहीं आपके देखो तिल वगैरह या काले काले स्पॉट जो होते हैं वो किस कारण होते हैं? इसी मिलेनिन पिगमेंट के कारण होते हैं। या पिगमेंट आपको समझ में आ रहा होगा ना, शरीर में ब्लैक स्पॉट जो रहते हैं इसी मिलेनिन के कारण रहते हैं। और यह हार्मोन्स क्या करता है? इसी को प्रेरित करता है। मिलेनोसाइट, या आपने पीछे तो पढ़ा ही है मिलेटोनिन और सेरोटोनिन, जो दो हार्मोन्स पढ़े हुए थे, तो उनको बैलेंस करने का काम भी यह मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन्स करता है। लास्ट जो दिया हुआ है एडीएच, जिसे वेसोप्रेसिन बोलते हैं। एडीएच का अगर फुल फॉर्म आपने समझ लिया तोड़कर, तो फिर एडीएच आपको याद करने की जरूरत नहीं, इसी को वेसोप्रेसिन बोलते हैं। कैसे? डाईयूरेटिक दिया हुआ है। एडीएच का मतलब क्या होता है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स। याद करने का आसान तरीका क्या है? देखो, यूरेटिक मतलब यूरिया की बात हो रही होगी, यूरिया मतलब मूत्र की बात हो रही होगी, ठीक? मूत्र के रूप में आप क्या निकालते हो शरीर से? यूरिया निकालते हो। डाई मतलब इंटू 2 हो गया, ठीक है भाई, तो यूरिया का 2 गुना। अब एंटी, भैया एंटी मतलब क्या है कि जो मूत्र का निष्कर्षण है इसको बैलेंस कर रहा होगा, एंटी मतलब रोक रहा होगा। तो यह जो एडीएच हार्मोन्स है यह क्या करेगा? यह मूत्र के सांद्रण का काम करेगा। कहने का मतलब है हमारे शरीर से एक नियंत्रित तरीके से मूत्र का निष्कर्षण होता रहेगा इस हार्मोन्स के कारण, वेसोप्रेसिन के कारण। तो जो बैलेंस तरीके से, एक बैलेंस अप्रोच हमारे शरीर में अपनाता है, यही हार्मोन्स अपनाता है एंटी डाईयूरेटिक। डाईयूरेटिक मतलब जो यूरिया की मात्रा बढ़ेगी उसके एंटी काम करेगा। तो देखो हमने शब्द को ही तोड़ा ना, और वेसोप्रेसिन एडीएच समझ में आ गया। अभी जैसे ही यह हार्मोन्स अगर कम होने लगेगा शरीर में तो क्या होने लगेगा? वह व्यक्ति बार बार पेशाब जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि भैया जो ये डाईयूरेटिक हार्मोन्स है इसके एंटी काम करने वाला जो एडीएच है या वेसोप्रेसिन है, यह हार्मोन्स आपके शरीर में कम रिलीज हो रहा है, हमारे ब्लड में कम पहुंच रहा है। तो भैया व्यक्ति को बार बार पेशाब लगती है। और यह समस्या कब बनती है? डायबिटीज में। डायबिटीज में बोला जाता है ना, ये लक्षण होता है व्यक्ति का कि बार बार पेशाब करने जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर यह एडीएच हार्मोन्स क्या होता है, उसके शरीर में कम सिक्रीट होने लगता है। और यह किस कारण होता है? बी सेल्स के कारण। बी सेल्स जब क्या करेंगी? इंसुलिन हार्मोन्स को कम रिलीज करती हैं। तो सारी देखो ये चीजें जुड़ी हुई हैं। मास्टर ग्लैंड क्या है? देखो यहां पर भी अग्नाशय जो ग्रंथि है वहां से कनेक्ट होकर कार्य कर रही है, क्योंकि अग्नाशय ग्रंथि से ही जुड़ा हुआ है आपका बी सेल्स और इंसुलिन, और उसी को ही नियंत्रित कर रहा है कौन? एडीएच हार्मोन। इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। सबसे कनेक्ट है यह, जनन ग्रंथि से भी है, अग्नाशय से भी है, एड्रिनल से भी है। इसी कारण से इसको क्या बोला जाता है? मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। इसके फीचर समझकर आज हमने समझ लिया कि भाई क्यों इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। बहिर्स्रावी में देखो लैक्राइमल, जो आंख में आपको आंसू दिखाई दे रहे हैं, इनके सबके लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है? लैक्राइमल। और बहिस्रावी देखो, इसको पीछे ही समझ चुके हैं हम, एंजाइम्स का सिक्रीशन करती है और कुछ इसमें पाचक रिलीज होते हैं। उसमें कुछ और 2-4 हैं जो हम आसानी से यहाँ देख लेते हैं, और ये याद करने वाली ज्यादा जरूरत है नहीं, सब जानते हैं आप। जैसे स्वेद ग्रंथि, स्वेद मतलब देखो पसीना होता है, और पसीने का निर्माण जो किया जाता है इन स्वेद ग्रंथियों के माध्यम से। लार ग्रंथियों में हम देखो टाइलिन, लाइसोजाइम, ये सब हम पीछे पढ़ चुके हैं। जाना डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ लेना, वहां डिटेल से कराया है। जैसे जठर ग्रंथि, जब खाना आपका पेट में आता था तो वहां पर जठर ग्रंथि आपको दिखाई देती थी। अब भैया जो जठर ग्रंथि है, यहां पर देखो रेनिन और क्या होता था? पेप्सिन आपकी बन रही थी, ठीक?
फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे आपको क्या दिखाई देगा, आगे हम देखेंगे तो यकृत दिखाई देता है। यकृत में क्या है भाई, यकृत में आपका फाइब्रोनो, देखो आओ यकृत को समझ, पहले जठर ग्रंथि देखते हैं भाई। जठर ग्रंथि में क्या है, देखो जठर ग्रंथि में रेनिन और पेप्सिन, इनको हमने देखा हुआ था। यह एंजाइम भी क्या काम कर रहे थे, यह भी आपके पाचन का ही काम कर रहे थे। तो ये एंजाइम्स को हम समझ चुके हैं पीछे, इसीलिए यह जो बहिर्स्रावी ग्रंथियां हैं इसको डिटेल से यहां नहीं कराया जा रहा है। एक एक हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में एक एक एंजाइम को बढ़िया से समझा था कि किस इसकी उपस्थिति में किसका पाचन हो रहा था, कहां प्रोटीन का पाचन हो रहा था, कहां वसा का पाचन हो रहा था, कहां कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा था। यकृत को थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके क्या क्या कार्य होते हैं। शुरू में बताया कि सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि आपकी यकृत है, और सबसे छोटी आपकी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड है। शुरू में ही बताया, तो इसको याद भी कर लेना आप। अब फाइब्रोनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपेरिन तीनों के बारे में पढ़ा चुके हैं। कब, जब ब्लड क्लॉटिंग पढ़ा हुआ था। ब्लड क्लॉटिंग में बताया था यह फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन दोनों क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं, और हमारे खून में ही मौजूद होता है यह दोनों के दोनों, फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। जो जैसे ही आपके कट लगता है तो यह सारी की प्रोसेस समझाई थी कि कैसे यह रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अंततः कैसे यह फाइब्रिन का निर्माण करते हैं, और वह फाइब्रिन के कारण ही आपकी ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, खून जम जाता है। अब यह हिपेरिन का निर्माण भी यहीं पर होता है, और इन तीनों का निर्माण कहां हो रहा है, तीनों का निर्माण लीवर में ही हो रहा है। हिपेरिन का भी निर्माण किया जाता है यकृत के द्वारा ही, ताकि ये जो दोनों है ना, फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों ब्लड को क्लॉट अंदर ना कर दे, कहीं वेसल्स में क्लॉटिंग ना कर दें, फिर तो दिक्कत हो जाएगी भाई। तो हिपेरिन जो होता है जैसे ही कट लगता है वह खत्म हो जाता है, खत्म होने के बाद ये दोनों एक्टिव हो जाते हैं, अपना काम करने लगते हैं, ठीक। अब बिलिरुबिन का निर्माण देखो यही लीवर में होता है। यह भी समझाया था कि पीलिया वगैरह या हेपेटाइटिस वगैरह की दिक्कत जब होती है तो बिलिरुबिन क्या होता है, ज्यादा सिक्रीट होने लगता है आपका। वैसे तो बिलिरुबिन नॉर्मल मात्रा में सिक्रीट होता है, मल वगैरह का कलर आपका इसी पिगमेंट के कारण ही दिखाई देता है। और हमारा लीवर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदल रहा होता है। जब हमने उत्सर्जन तंत्र पढ़ा था वहां समझा था इसको। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, अभी हमने अग्नाशय में पढ़ा कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में देखो हमारा जो बदल रहा है बीटा सेल से जो निकला हुआ इंसुलिन है, फिर यही ग्लाइकोजन को ग्लूकागॉन क्या बदल दे रहा है, ग्लूकोज में दोबारा बदल दे रहा है। सारे फैक्ट देखो कैसे हमें समझ में आ रहे हैं, क्योंकि पीछे हमने याद कर लिए हैं। अब भ्रूण अवस्था में देखो हमने पढ़ा था लीवर के द्वारा क्या काम किया जाता था, आरबीसी का निर्माण किया जाता था। कैसे, याद आया, देखो बोन वाला जब आपको बताया था, याद करिए, बोन में मौजूद थी आपकी लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो क्या कर रही थी, आरबीसी का निर्माण कर रही थी। लेकिन भ्रूण में क्या भैया ये आरबीसी होगी, हड्डी नहीं होती है ना, शुरुआती स्तर पर यह तो होती नहीं है। तो शुरुआती स्तर पर जब होगी नहीं तो वहां पर क्या होगा, रेड बोन मैरो भी नहीं होंगी, तो फिर ये आरबीसी कैसे बनेंगी, बच्चे के शरीर में आरबीसी कहां से बनेंगी। तो आरबीसी के बच्चे के शरीर में काम करता है लीवर। लीवर में भी बेसिकली मीशोडोम होता है, मीशोडोम जो उसकी मध्य त्वचा होती है वही काम करती है इसका आरबीसी निर्माण का, ठीक। अब अग्नाशय में देखो लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ये तीनों आपके पूर्ण पाचक रस कहलाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में अच्छे से पढ़ा, तो यही एंजाइम होते हैं जिस कारण यह आपकी क्या हो जाती है, बहिस्रावी ग्रंथि हो जाती है। और इसके जो हार्मोन्स है अल्फा सेल और बीटा सेल के आधार पर देखा, इस कारण यह अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाती है। तो इसलिए मिश्रित ग्रंथि इकलौती ऐसी है जो मिश्रित ग्रंथि है मानव शरीर में, कौन है, अग्नाशय। देखो भाई यहां से जो प्रश्न बनते हैं यह जान लो कैसे बनाए जाते हैं। एक तो आपका न्यूट्रिशन क्या है, जिसे आप समझिए आहार के रूप में ग्रहण करते हो। कोई भी जीव होता है, एग्जाम्पल यहां पर मानव का लेकर चलिए, क्योंकि अपना एग्जाम्पल लोगे तो चीजें ज्यादा आसानी से समझ में आएंगी। देखो भाई मानव क्या करता है, मानव आहार के रूप में कार्बोहाइड्रेट लेता है, प्रोटीन लेता है, वसा लेता है। मुख्य तरीके से समझिए, डाइजेस्टिव सिस्टम जब हमने पढ़ा था वहां ये सारे के सारे हमने देख लिए थे कैसे कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जाता है और अंततः यह समझिए किस रूप में, ग्लूकोज के रूप में टूटता है, और हमारी बॉडी क्या करती है, श्वसन आदि के माध्यम से यहां ऊर्जा प्राप्त करती है। अब यह मत पूछना भाई ग्लूकोज के बारे में कि कैसे ग्लूकोज के बारे में यह टूटता है, कैसे हम उसका प्रयोग करते हैं। अगर नहीं आपको पता है तो जाना डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट देख लेना जाकर के, वहां बहुत अच्छे से इसको समझा दिया गया था। तो कुछ आपके पोषण के स्तर पर जो आहार हैं प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन का भी पाचन समझाया था ना कि कैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन वगैरह कैसे अपना एंजाइम से योगदान देते हैं, और प्रोटीन को अंततः किसमें तोड़ते हैं, अमीनो एसिड में, ठीक है। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, आपकी अमीनो एसिड होती है। विटामिन के बारे में समझने वाले हैं। देखो यार विटामिन से जो क्वेश्चन बनते हैं ना, एक तो इसके रासायनिक नाम को लेकर आपके प्रश्न खूब बनाए जाते हैं, दूसरा क्या होता है इसकी किसी भी विटामिन की कमी से होने वाला रोग, और आहार अर्थात इसके स्रोत क्या क्या है। तो घुमा फिराकर इन्हीं से क्वेश्चंस आपके बनाए जाते हैं। और एक जो सारणी आपको आज दी जाएगी यह पूरी आपको याद करा दी जाएगी। इतने मजेदार निमोनिक्स बताए जाएंगे, क्योंकि कंफ्यूजन मुझे भी खूब रहता था और मैंने इतने मजेदार तरीके बनाए थे कि उसके बाद फिर मेरे सारे कंफ्यूजन दूर हो गए। अब यहां से कोई भी प्रश्न आपका आता है, चाहे आरओ का एग्जाम हो, चाहे यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में अब कैसे भी घुमा फिराकर क्वेश्चन पूछेगा, आप बहुत आसानी से लगा पाने की स्थिति में हो जाओगे सही आंसर, है ना। और मजा भी बहुत आएगा वीडियो में, तो आखिरी तक बने रहना और देखना कितना मजा आता है, कितने मजे से सारी याद हो जाएंगी चीजें। पहले एक ब्रीफ
नॉलेज ले लेते हैं न्यूट्रिशन के स्तर पर जो हम पढ़ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट हम पढ़ चुके हैं, प्रोटीन हम पढ़ चुके हैं भाई, और प्रोटीन में हमने जाना कि सबसे छोटी जो इकाई होती है इसकी टूटती है अमीनो एसिड के रूप में। तो इतना नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि हमारे पास अमीनो एसिड जो होते हैं कुल 20 होते हैं। देखो यहां से प्रश्न बनता है, कुल जो 20 अमीनो एसिड होते हैं उसमें 9 आपके आवश्यक अर्थात इसेंशियल होते हैं। बॉडी को इनकी क्या होती है, आवश्यकता होती है। मानव शरीर को यदि इन प्रोटीन्स की या इन अमीनो एसिड की आवश्यकता होगी तो इन्हें हमें बाहर से चाहिए होगा। तो यह 9 क्यों है भाई, यह 11 क्या है? गैर आवश्यक का मतलब क्या है, आप समझाओ जरा हमें। गैर आवश्यक का मतलब होता है कि यह हमारे शरीर में पहले से मौजूद होते हैं। कहने का मतलब यह है कि यहां जो लीवर हमारे शरीर में मौजूद है यह इन एमिनो एसिड्स का संश्लेषण कर लेता है हमारे शरीर में। इसी आधार पर इसे गैर आवश्यक में रखा जाता है कि हम इन्हें बाहर से लेंगे या नहीं लेंगे, इनकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे पास भैया है ये एमिनो एसिड। और ये 9 कौन से हैं, इन्हें हमें बाहर से चाहिए ही चाहिए, है ना। ये हमारे शरीर की वृद्धि वगैरह के लिए बहुत अधिक आवश्यक होते हैं। बोला जाता है ना, अगर शरीर बनाना है, बॉडी बनानी है तो क्या लेना पड़ेगा, प्रोटीन लेना पड़ेगा। और प्रोटीन में भी आपको क्या चाहिए होता है, एमिनो एसिड, क्योंकि हमारा शरीर प्रोटीन का सीधे यूज नहीं करता है, किसका यूज करता है, एमिनो एसिड का यूज करता है। एक यहां से प्रश्न आपका सोयाबीन से बनता है। क्या प्रश्न बनता है, देखो जितने भी आपको बोला जाता होगा प्रोटीन अगर चाहिए आपको तो क्या करो, मांस खाओ, है ना। मांस कैसा, चिकन वगैरह बोलते हैं ना कि बॉइल्ड मीट लो, सबसे बढ़िया अमीनो एसिड प्रोटीन का स्रोत माना जाता है। हालांकि पनीर वगैरह भी बोलते हैं खाने के लिए, लेकिन जो पशु आपका प्रोटीन होता है वहां पर आपके एमिनो एसिड बहुत अधिक नहीं मिलते हैं। जो रिच एमिनो एसिड की दृष्टि से होता है वो आपका पशु प्रोटीन होता है। यहां समझना सोयाबीन क्यों बताया जा रहा है भाई, तो सोयाबीन का क्या लेना देना है, बोले सोयाबीन का लेना देना इसलिए है भाई कि वेजिटेरियन आदमी है, उसको अगर बॉडी बनानी हुई तो वो क्या खाएगा भाई, वो नॉनवेज तो खा नहीं पाएगा, तो उसके लिए सबसे बढ़िया स्रोत होता है सोयाबीन खाओ। बोले क्यों, उसका कारण यह है कि इसमें आपके 20 जो आपके 20 के 20 होते हैं वो पूरे एमिनो एसिड, और 20 भी छोड़िए, जो 9 एसेंशियल होते हैं ना, ये सारे एमिनो एसिड इसमें मिल जाते हैं। किसमें, सोयाबीन में। तो इकलौता ऐसा पशु प्रोटीन है, इकलौता ऐसा गैर पशु प्रोटीन है जिसमें आपके सभी एमिनो एसिड मिल जाते हैं। इसीलिए यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है, और जो वेजिटेरियन है उनके लिए जानकारी की दृष्टि से भी यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आते हैं भाई हम वसा पर। अब वसा के बारे में क्या है, वसा के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि कैसे फैट का इमल्सिफिकेशन होता था, और इमल्सिफाइड करके वसा को छोटे छोटे भागों में तोड़कर कैसे पाचित किया जाता था। डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत अच्छे से इसको कराया है, इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, जाना डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट देख लेना जाकर के, वहां अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अब वसा आपकी 2 तरीके की होती है, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। नहीं पता है तो एक एक एग्जांपल लेकर पकड़ते हैं और देखो कैसे समझ में आएगा। सैचुरेटेड क्या होता है, देखो सारे के सारे आपके क्या हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं। तो अब कार्बन अगर सैचुरेटेड है मतलब संतृप्त है, देखो कार्बन आपका थोड़ा सा यहां पर केमिस्ट्री समझने की कोशिश करना। कार्बन आपका समझिए 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। चारों तरफ आपका अगर सिंगल बॉन्ड मौजूद होगा, एक कार्बन की जो क्षमता होती है वह 4 सिंगल बॉन्ड बनाने की होती है। अब चारों तरफ अगर कार्बन के सिंगल बॉन्ड मौजूद है, अर्थात यह जो कार्बन है यह अपने आप में सैचुरेट हो चुका है, ठीक है। जो समझा जाता है सैचुरेशन को, उसको समझा रहा हूं। तो यह सैचुरेट हो चुका है, अब यह किसी तरीके का संबंध नहीं बना पाएगा किसी अन्य अणु के साथ। तो यह जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनमें कार्बन का स्ट्रक्चर इसी तरीके का पाया जाता है, इसी आधार पर इसे सैचुरेटेड बोल दिया जाता है, फैट। दूसरा फिर अनसैचुरेटेड क्या होता है, तो वहां कार्बन इस तरीके से होगा, और मान लो भाई 2 बॉन्ड बना रहा होगा या 3 बॉन्ड, तो एक प्लेस तो खाली है उसका, अर्थात अभी आगे क्या है, यह और बॉन्ड बनाने की स्थिति में होगा। तो हमारे लिए जो फायदेमंद आपकी वसा होती है वह असंतृप्त होती है। इसका एग्जांपल है आपका जो तेल वगैरह आप घरों पर यूज करते हो, सरसों का तेल, वह अनसैचुरेटेड होता है। यह हमारे शरीर के लिए भी उतना घातक नहीं होता है जितना सैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड का एग्जांपल समझना है तो आप घी को समझ लो, घी अपने आप में एक सैचुरेटेड आपका फैट होता है। तो आप एक डेली लाइफ के एग्जांपल से समझे ना, तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में आपको अंतर समझ में आया कि सैचुरेटेड आपका ठीक है, खा सकते हो, बॉडी के लिए अच्छा होता है, हार्ट के लिए अच्छा होता है। जो सैचुरेटेड होता है वह नुकसानदायक होता है। तो आज से हमें क्या करना है, अनसैचुरेटेड फैट का सेवन करना है, सैचुरेटेड का त्याग कर देना है, ठीक। यहां से यह भी समझ लिया हमने। विटामिन में आते हैं भाई, इसी को तो हमें अच्छे से पढ़ना है आज, और देखना कैसे याद होती हैं चीजें। विटामिन क्या करता है, विटामिन का काम समझ लो क्या होता है। देखो हमारे भोजन के रूप में जो हमें मुख्य रूप से आहार चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये मुख्य अवयव होते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन के स्तर पर विटामिन भी जरूरी होता है। जो हमारी मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म मतलब जिसमें खाने का पचय उपापचय होता है, ठीक है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए, उत्प्रेरित करने के लिए, एक बैलेंस तरीके से होती रहे हमारे शरीर में, उसके लिए हमें विटामिन की जरूरत होती है। अब ये विटामिन बोले यार कहां से आएंगे, हमारे शरीर में बनते हैं क्या, बोले हमने कुछ विटामिन पढ़े थे जो हमारे शरीर में थे। बोले कौन से थे बताओ। एक तो हमने विटामिन डी पढ़ा था। विटामिन डी हमारी हड्डियों में मौजूद होता है कि नहीं होता है, जो बोलते हैं भाई सूर्य का प्रकाश ले लो जाकर के थोड़ी देर के लिए, और विटामिन डी क्या होता है हमारी बॉडी में बन जाता है, ठीक।
तो एक हमें पता है भाई विटामिन डी है। दूसरा यार, जब ब्लड क्लॉटिंग पढ़ी थी, ध्यान करो, रक्त का थक्का जब हमने पढ़ा था, बन रहा था, वहां एक विटामिन जाना था कि रक्त में मौजूद रहता है, विटामिन के। बोले हाँ, तो ये एक तरीके से एक्सेप्शन समझ लो, या समझो कि यह विटामिन जो होते हैं यह मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के लिए जिम्मेदार भी नहीं होते हैं। तो विटामिन डी और के आपका अलग कार्य कर रहे हैं और यह हमारे शरीर में मौजूद है। इसके अलावा जितने भी विटामिन होते हैं इन्हें मानव शरीर के द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता है, हम इन्हें बाहर से ही इंटेक करते हैं। इसलिए हमारी जो खान पान होती है अगर बेहतर नहीं होती है तो इंसान, देखते होगे आप, मल्टीविटामिन की टेबलेट्स लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को अच्छे से चलाना है तो यह करना पड़ेगा भाई। और फिर आते हैं खनिज लवण पर। खनिज लवण मतलब जिसे मिनरल्स बोलते हैं। देखो, विटामिन और मिनरल्स ये दोनों हमारे आहार के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, अगर कंप्लीट न्यूट्रिशन लेना है, अच्छे से व्यक्ति को न्यूट्रिशन लेना है, तो इन्हें आपका क्या है, अपनी दिनचर्या में या अपने आहार में शामिल करना चाहिए। तो विटामिन समझ गए हम, खनिज लवण या भी मानव के स्वास्थ्य के लिए बेहतर होते हैं। अब यहां जानेंगे हम कि मानव स्वास्थ्य के लिए जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल से क्वेश्चन क्या बनते हैं, फिर विटामिन वाले पार्ट पर आ जाएंगे। सबसे ज्यादा प्रश्न आपके वहीं से बनते हैं। यहां मिनरल से जब देखा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने खंगाला तो देखा कि यहां से क्वेश्चन दो तरीके से बनाया जाता है। एक पूछ देता है भाई, जो आपके लघु खनिज, मिनरल्स को देखो दो भागों में बांटा गया। एक आपके हैं लघु खनिज जिन्हें माइनर एलिमेंट्स बोलते हैं, दूसरे हैं अल्प खनिज। तो आपसे जो क्वेश्चन बनाया जाता है वह समझ लो, उसके आधार पर आप चीजें अपनी तैयार किया करो। देखो, प्रश्न जिस बनते हैं, पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा लघु खनिज नहीं है, तो हमें कैसे तैयार करना पड़ेगा। या पूछ लेगा भाई निम्नलिखित में से कौन सा अल्प खनिज है, तो तीन वहां पर लघु खनिज दिया होगा, एक उठा करके अल्प खनिज दे देगा। या कौन सा लघु खनिज नहीं है, तो भैया तीन वहां पर ये दे देगा और फिर पूछ लेगा और अल्प खनिज का एक दे देगा। तो आपको अलग बताना होगा भाई कौन सा नहीं है। हमारे पास इसको तैयार करने का, इस टॉपिक को तैयार करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, अगर हम इन लघु खनिजों को याद कर लें, यह पता चल जाए जो 7 प्रमुख आपके यहां पर दिए हुए लघु खनिज, इनको अगर हम जान लें तो हमारे लिए अल्प खनिज याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आप आंसर क्या है सही टिक कर सकोगे। तो देखो, याद करने का मैं तरीका बताता हूं, जैसे मैंने इन्हें याद किया। माइनर देखो होते हैं, कम जरूरत है, खनिजों के स्तर पर देखा जाए दोनों ही बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है, लेकिन जो लघु और अल्प में भी, लघु जो है अल्प की तुलना में थोड़े ज्यादा चाहिए होते हैं, इसीलिए इनको माइनर एलिमेंट से अलग कैटेगरी में डाला गया है। ठीक है, समझ में आया यहां से। अब इनको याद करने के लिए देखो मैंने तरीका क्या बनाया था। एक बात बताइए, आपकी हड्डियां, देखो माइनर कैसे, आप खनिज को कैसे याद करोगे, वो भी लघु खनिज को। आपकी हड्डियों में क्या होता है, बोले देखो हड्डियों में आपका होता है कैल्शियम, ठीक है, और होता है फास्फोरस। ठीक है, तो आपने याद कर लिया, एक तो हड्डियों से याद किया दो लघु खनिजों को, कौन कौन सा, कैल्शियम और फास्फोरस। दूसरा आपने देखिए सकल से याद किया है, SKCl, इसको मिलाकर पढ़ोगे तो क्या समझ में आ रहा है, सकल आ रहा है कि नहीं। तीनों को प्रोनाउंस करो एक साथ में, शकल। ठीक है, तो हड्डी और सकल, बोले हड्डी और सकल। हड्डी में क्या होता है, तो यहां निमोनिक समझना है हमें, हड्डी प्लस सकल, ये हमने निमोनिक्स बनाया। अगर देखो खनिज, आप वो भी खनिजों में लघु खनिज नहीं लोगे तो आपकी हड्डी और सकल दोनों ना आप बोलोगे दोनों ना, हड्डी और सकल ये दोनों हो गई, और दोनों ना क्या हो जाएंगी, बिल्कुल मांगने वाली हो जाएंगी। ठीक, और मांगने से आपने बनाया मैग्नीशियम को, और ना से आपका Na मतलब सोडियम हो गया। देखो सातों कैसे याद हो गए, हड्डी और सकल। देखो खनिज जो होता है, खनिजों में भी अगर आपने लघु खनिज नहीं लिया भाई, तो आपकी हड्डी और सकल, तो हड्डी में आपका क्या है, कैल्शियम है, फास्फोरस है। सकल में आपका देखो सल्फर हो गया, के से आपका पोटेशियम हो गया, और Cl से आपका क्लोरीन हो गया। तो हड्डी और सकल दोनों ना मतलब क्या हो जाएगा, सोडियम, और मांगने वाली Mg मतलब मांगने वाली से हमने इसको बना लिया Mg, है ना, तो मांगने वाली मतलब मैग्नीशियम हो गया। तो यह सातों आपको देखो, अब क्या है, लघु खनिज आपको तैयार हो गए होंगे। और यह याद रखना है, यह लघु खनिज अल्प खनिज की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए अगर ये खनिज नहीं मिलेंगे तो आपकी हड्डी हो चाहे सकल हो, दोनों ही ना मांगने वाली एकदम हो जाएंगी। बना लिया निमोनिक्स। और यह निमोनिक्स ऐसा है कि आपको यह सारे के सारे याद रहेंगे कि भाई आप कोई भी आंसर आएगा आपसे टिक करने के लिए, तो इस निमोनिक्स का जैसे ही आपके दिमाग में आएगा, कई बार आप इसको पढ़ोगे, कई बार रिवाइज करोगे, तो फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा और आंसर आप सही टिक कर दोगे। अब आ जाते हैं मुख्य टॉपिक पर, विटामिन वाला। अभी देखना कितना मजा आता है, विटामिन, सारे विटामिन एकदम आपकी उंगलियों पर होंगे यह वीडियो देखने के बाद में। तो विटामिन में देखो, पहले बेसिक चीज यहां पूछी जाती है कि जल में घुलनशील विटामिन आपके कौन से हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो बेहद आसान है, वसा वाला याद कर लो, जल वाला ऑटोमेटिक याद है। देखो वसा से याद रखना, वसा में फैट क्या बोलते हैं, फैट वगैरह नहीं खाना चाहिए, नहीं तो भाई बच्चों को डराते हैं ना कि आप तुम बेटा ये फैट समोसे मत खाओ, ये कुछ तला वगैरह मत खाओ। फैट का मतलब क्या होता है, वसा का मतलब तली भुनी चीजें जो होती है वहां फैट होता है। बोले तली भुनी चीजें मत खाओ, बोले क्यों, क्योंकि इसमें कीड़ा होता है। ठीक है, तो कीड़ा से आपने याद कर लिया विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। तो इसका आपने निमोनिक्स क्या बनाया, कीड़ा। ठीक,
तो कीड़ा KEDA, तो कीड़ा से आपका क्या याद होगा, ये वसा में क्या है, घुलनशील रहती हैं। बची कौन सी, बी और सी, ये किसमें घुलनशील होंगी, जल में घुलनशील होंगी। तो क्लियर, यहां से चीजें देखो याद हो गई होंगी आपको और आसानी से याद हो गई होंगी। अब आते हैं भाई एक एक करके एक एक विटामिन को समझेंगे। पहले तो देखो हम विटामिन ए देखेंगे, फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ढेर सारी विटामिन होती है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पर होता है कि भैया B1 B2 B3 B5 ऐसे दे देगा और फिर सामने उनके रासायनिक नाम देगा और फिर आगे या तो उनके बीमारियों के नाम देगा। बड़ा कंफ्यूजन होता है कि यार ये मिलान करने को आ जाता है, कोई B3 को पता नहीं किससे मिला देते हैं, B2 को किससे मिला देते हैं। अगर कोई निमोनिक्स या कोई ट्रिक, कोई शानदार तरीका आपने नहीं बनाया ना, तो फिर आपको हमेशा कंफ्यूजन रहेगा, जीवन पर्यंत रहेगा, रटते रहो बार बार। देखो याद तो करना ही पड़ेगा यार, लेकिन कोई एक निमोनिक्स बना लो ना तो चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। एटलीस्ट एग्जाम तक तो होनी चाहिए, एग्जाम के बाद आप भूल जाना। फिर आप देखो हम बी के बाद सी पर आएंगे, सी के बारे में पढ़ेंगे, डी के बारे में, फिर ई और के। यह प्रमुख आपके विटामिन है जिनके बारे में हमें आज अध्ययन करना है। तो विटामिन बी को हम लास्ट में देखेंगे, क्योंकि विटामिन बी से आपको निमोनिक्स ऐसे बनाने हैं कि सारे विटामिन आपके सही हो जाए, तैयार हो जाए, क्योंकि आपके एग्जाम में बी के अलग अलग देकर के इधर और सामने रासायनिक नाम दे देगा और खूब क्वेश्चन बनाता है। चलो भाई सबसे पहले हम विटामिन ए को देखते हैं, इसको कैसे याद करेंगे। देखो विटामिन ए से आपको यह तो पता होगा कि इसका जो रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल होता है बोले ठीक है। और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है, बोले इसकी कमी से होने वाला रोग होता है रतौंधी। अब यहां एक एक करके जानते हैं। देखो रतौंधी क्या होता है, समझना, एक दूसरे से इंटरलिंक है सारी चीजें और याद भी आसानी से होंगी। रतौंधी बोले होता है रात में व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है, ठीक है, और रात में व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। और यह समस्या कहां पर होती है, देखने वाली समस्या कहां पर होती है, रेटिनॉल में। देखो मनुष्य की आंख में जो रेटिना होती है, रेटिना में यह प्रॉब्लम होती है, इसीलिए इसका जो विटामिन ए का रासायनिक नाम रखा गया रेटिना के आधार पर रेटिनॉल रखा गया, याद हुआ। और रेटिनॉल में क्या होता है, रात में दिखाई नहीं देता है, तो रात से हमने बीमारी का नाम रखा रतौंधी। अब बताओ यार, सारा कुछ आपको तैयार हो गया होगा। विटामिन ए में रेटिनॉल आ जाएगा, तो रेटिना आपके दिमाग में आना चाहिए तुरंत कि रेटिना से जुड़ी हुई बीमारी है, इसीलिए इसका नाम रेटिनॉल है। रतौंधी रात में समस्या होती है, इसलिए रतौंधी बीमारी का नाम है। अब यहां इसके स्रोत जो होते हैं दूध दही वगैरह, देखो दूध के जो उत्पाद हैं मोस्ट आप जगह आप देखोगे सारी विटामिन के प्रमुख स्रोत होते हैं। और एक यहां पर राइस दिया हुआ है, गोल्डन राइस। चावल वगैरह क्या होता है आप समझोगे बी, विटामिन बी का स्रोत होता है। लेकिन एक आपका तैयार किया गया गोल्डन राइस, तो गोल्डन राइस आपका पूछा जाता है किस विटामिन का स्रोत है, विटामिन ए का स्रोत है। दूसरा यहां एक एग्जांपल दिख रहा होगा दूध, देखो भैया दूध जो होता है बी का स्रोत होता है, या दूध से फिर ये दूध आपका विटामिन ए में क्यों दिया है, देखो दूध जो आपका प्रसंस्कृत दूध तैयार किया जाएगा या जिसे आप फोर्टिफाइड मिल्क बोलते हो, वह आपका विटामिन ए का स्रोत होता है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, निम्नलिखित पूछा गया है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से विटामिन ए का स्रोत नहीं है। तो वहां आप ध्यान रखना भैया, यहां दूध अगर दिया है तो यह प्राकृतिक रूप से नहीं है, यह फोर्टिफाइड रूप में, जब दूध से कोई उत्पाद बनाया जाएगा या दूध में ही अगर फोर्टिफिकेशन कर दिया जाएगा तो वहां पर दूध तब जाकर आपका विटामिन ए का प्रमुख स्रोत हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन आपके देखो स्रोतों पर क्या क्या बने हैं वो भी मैंने करा दिए, और यह रासायनिक नाम और कमी से होने वाला रोग। अब कोई अगर रात में भी पूछेगा ना तो बता दोगे भैया विटामिन ए से रतौंधी होता है और इसका रेटिना में दिक्कत होती है आंख में, इसलिए रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम होता है। अब बी को छोड़ते हैं, बी लास्ट में करेंगे, सी पर आते हैं। सी का रासायनिक नाम क्या है, आपने याद किया होगा एस्कॉर्बिक एसिड, और इससे होने वाली बीमारी क्या है, स्कर्वी होती है। देखो समझते हैं, स्कर्वी के ही कारण स्कर्वी से एस्कॉर्बिक एसिड नाम रखा गया। स्कर्वी से क्या रखा गया, एस्कॉर्बिक एसिड। इसमें आप समझिए स्किन से रिलेटेड, देखो स्किन पर चकत्ते वगैरह पड़ जाते हैं, वही आपकी स्कर्वी होती है। तो विटामिन सी बोलते हैं ना, अगर स्किन आपको अच्छी रखनी है अपनी, तो बोलते हैं ना कि विटामिन सी को इंटेक करो खूब, है ना। विटामिन सी के स्रोत क्या होते हैं, नींबू होता है, मौसमी होता है, जितने खट्टे फल, संतरा होता है, ये सब क्या होते हैं आपके विटामिन सी के प्रमुख स्रोत होते हैं। तो यह आपको मुख्य मुख्य बातें समझ में आई। स्कर्वी से ही आपका एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी दिख रहा है यहां पर, तो स्कर्वी से ही आपका एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम पड़ा होगा। याद करने के लिए भी बता रहा हूं, और रखा भी इसी आधार पर जाता है। तो विटामिन सी का आप रासायनिक नाम आएगा तो आप मार दोगे, और इससे होने वाली जो बीमारी होती है, रोग होता है, वह समझ गए होगे। और स्रोत भी खट्टे फल जितने होते हैं सारे इसके प्रमुख स्रोत होते हैं। अब आते हैं विटामिन सी से और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए, लिख लेना आप इसको। देखो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो वहां पर आपका आंसर में ऑप्शन में अगर मिर्च दिया होगा ना तो आपको जरूर मारना है। यदि मात्रा के बेस पर ले लिया जाए, 100 ग्राम आपका मिर्च ले लो, 100 ग्राम भाई संतरे ले लो,
100 ग्राम आप और क्या है मौसमी ले लो। सर्वाधिक अगर आपको विटामिन सी मिलेगा तो मिर्च से मिलेगा, लेकिन मिर्च हम कितनी इंटेक करते हैं? कोई इंसान कितनी मिर्च खाता है? एक मिर्च खाता है, लेकिन इसीलिए हम सोच नहीं पाते हैं कि विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत जो होता है वह मिर्च ही होता है। दूसरी बात, यह जो विटामिन सी होता है यह धुलने पर, जैसे आप विटामिन सी लाते हैं ना, विटामिन सी को कोई भी फल लाएंगे, खट्टे फल, उनको आप धुल देते हैं या गर्म कर देते हैं, उबाल देते हैं, तो यह क्या होता है? खत्म हो जाता है। याद रखना, प्रश्न बनता है कौन सा विटामिन धुलने या उबालने पर खत्म हो जाता है, तो यह विटामिन सी ही होता है। दूसरी बात है, बी और सी हम जान चुके हैं कि यह जल में घुलनशील होते हैं। तीसरा एक प्रश्न बनता है कौन सा विटामिन है भाई जो लोहे का अवशोषण करता है? लोहे का मतलब समझना है यहां पर, जैसे हमने पालक खाया, जैसे आपने घर पे पालक पनीर खाई, अब पालक पनीर को बढ़िया से बॉडी में एब्जॉर्ब करना है ना, तो वह हमारे शरीर में एब्जॉर्ब कब होगा? जब हम ऊपर से विटामिन सी ले लें। तो हमें क्या है ना, अब कभी भी खाना घर पे, देखो याद करने का तरीका, फैक्ट याद करने का तरीका समझना, आप कभी भी पालक पनीर खाना जो आयरन का बढ़िया स्रोत है। अब इस आयरन को अगर बढ़िया से हमारे शरीर में सारे आप चाहते हो न्यूट्रिशन मिल जाए, आयरन अच्छे से हमारी बॉडी को मिले, तो हमें क्या करना है? ऊपर से नींबू पानी पी लेना है। क्यों नींबू पानी? इसलिए पीना है कि भैया विटामिन सी जो होता है ये लोहे को बढ़िया से एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, फिर समझ में आ गया होगा कि विटामिन सी, तीसरी और चौथा फैक्ट एक बनता है कि विटामिन सी हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता, रोक कर नहीं रखा जा सकता है ना, यह तुरंत जल में घुल जाता है और जल में घुलकर यह मूत्र के मार्ग से यह तुरंत बाहर निकल जाता है आपके शरीर से। तो हमें विटामिन सी इसलिए बोला जाता है डेली टू डेली लाइफ में अपने न्यूट्रिशन में इसको शामिल करना चाहिए। और इसके फायदे समझ में आ गए, इससे होने वाली बीमारी समझ में आ गई, और क्या क्या प्रश्न इससे और बनते हैं वह समझा दिए। विटामिन डी देखो, विटामिन डी हम जानते हैं कि एक तो विटामिन डी देखो जो हमने पढ़ा था हमारी शरीर में हड्डियों में मौजूद होता है और सूर्य के प्रकाश में, इसलिए सोर्स के स्तर पर देखो सूर्य का प्रकाश दिया हुआ है और हमारे शरीर में खुद बनता है ये विटामिन डी। साथ ही हम बाहर से भी इसको लेते हैं, और इसकी कमी से होने वाले रोग हम देखो बच्चों में पीछे पड़ चुके हैं भैया। बच्चों में रिकेट्स हो जाता है और वयस्कों में ऑस्टियोमैलेशिया हो जाता है। बेसिकली हड्डियों में मौजूद होता है, तो जैसे इसकी कमी होगी तो हड्डियां हमारी क्या हो जाएंगी? कमजोर हो जाएंगी। और हड्डियों में क्या होता है? कैल्शियम होता है। तो यहां से हमने विटामिन डी का रासायनिक नाम याद कर लिया, कैल्शियम से ही कैल्सीफेरॉल। ठीक, हड्डियों में क्या होता है? कैल्शियम होता है और कैल्शियम से ही रासायनिक नाम रखा कैल्सीफेरॉल। क्या याद करने की जरूरत है? अब कठिन लगा नाम, है ना? ऐसे ही चीजों को क्या है, कनेक्ट किया करो चीजों से, सोचा करो कि भाई ये नाम पढ़ा होगा तो क्यों पढ़ा होगा, विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल पढ़ा है तो क्यों पढ़ा, तो कैल्शियम से कनेक्ट करना है तुरंत। अब आगे बढ़ते हैं विटामिन ई पर। विटामिन ई का देखो नाम है आपका, रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, और इससे होने वाली जो समस्या है, अगर इसकी कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो जनन रोग जो है या जनन क्षमता हमारी कमजोर हो जाएगी। स्रोत क्या है इसके? वही मूंगफली, बादाम, अंडा। अंडा भी देखेंगे आप, मोस्ट ऑफ दी जगह अंडा क्या है आपका प्रमुख स्रोत के रूप में रहेगा। तभी भी कोई भी विटामिन की कमी होगी, मल्टी विटामिन का एक रिच स्रोत माना जाता है अंडे को। चलिए भाई, तो इसका विटामिन ई का हमें क्या याद करना है? हमें टोकोफेरॉल याद करना है। साथ ही साथ इसको ब्यूटी विटामिन बोला जाता है। एक कहानी में बताता हूं, उससे आपको देखो यह याद हो जाएगा। कैसे? देखो ब्यूटी को लेकर के हमें एक ट्रिक बना लेनी है, एक कहानी सुनना है ध्यान से। आप क्या है ना, लोगों को सुनते होगे, कोई अगर ब्यूटीफुल नहीं होता है, लोग क्या करते हैं? ब्यूटी पर तुरंत टोकने लगते हैं, टोकते हैं ना। अगर कोई इंसान ब्यूटीफुल नहीं, कोई लड़का लड़की जो भी मान लीजिए, अगर ब्यूटीफुल नहीं है तो लोग क्या करते हैं? उसको टोकने लगते हैं। केवल मैं याद करा रहा हूं आपको, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि ऐसा होना चाहिए। तो टोकते हैं, तो बोले भाई वो इंसान क्या करेगा जिसको टोका जाएगा? बोले ई जो है, हम मतलब वो इंसान कह रहा है कि ई जो है हमें टोक देता है क्योंकि हम ब्यूटीफुल नहीं है। ठीक, तो ई टोक देता है हमको। ई से आपने याद किया विटामिन ई को, और टोक देता है तो टोकोफेरॉल। और क्यों टोक देता है? क्योंकि हम ब्यूटीफुल नहीं है। तो विटामिन ई ही आपका क्या कहलाता है? ब्यूटी विटामिन कहलाता है। इसीलिए आपको बताया जा रहा था। क्यों भाई? ब्यूटीफुल वाली कहानी से क्यों कनेक्ट किया गया? क्योंकि सारी तीनों फैक्ट आपको याद हो जाएं। विटामिन ई का आपका क्या रासायनिक नाम हो गया? टोकोफेरॉल हो गया, और इसे ही ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। अब आ गए भाई विटामिन के पर। देखो विटामिन के जो होता है, एक तो ब्लड क्लॉटिंग के स्तर पर हमने पढ़ा था, रक्त के थक्के में, वहां पर विटामिन के की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा, यह हमारे शरीर में ही मौजूद होता है। दो ही तो विटामिन है भैया, विटामिन के और विटामिन डी, जो हमारे शरीर में मौजूद है। तो के भी उनमें से एक था। अब इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। ठीक, अब फाइलो को समझ लो। फिलो क्या है भाई? फिलो आपका जो होता है, यह पत्तियां होती हैं, लीफ। तो जो विटामिन के आपका मिलता है, जो रिच स्रोत होते हैं, या पूछा जाता है, या हरी जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, वह इसकी प्रमुख स्रोत होती हैं विटामिन के की। इसलिए विटामिन के को इंटेक करना है तो हरी पत्तेदार सब्जियां खूब खानी चाहिए। और पत्तेदार सब्जियों के कारण ही, लीफ के कारण ही इसका जो नाम पड़ा है फिलोक्विनोन पड़ा है। और फिलो का मतलब क्या होता है आपको याद कर लेना है, आज से लीफ होता है, पत्ती होता है। तो सारी विटामिन आपकी बी को छोड़ करके बताओ यार, विटामिन के फिलोक्विनोन, ई टोक देता है भाई टोकोफेरॉल, डी कैल्शियम की वजह से कैल्सीफेरॉल, सी स्कर्वी की वजह से स्कॉर्बिक एसिड, ए भाई रेटिना की दिक्कत, रेटिनॉल और रतौंधी। अब बी के अलावा बताओ सारी याद हुई कि नहीं याद हुई? अब देखो कैसे बी भी याद होती हैं, या भी ऐसा नहीं कि बी नहीं याद होंगी, बी देखो चुटकियों में याद कराएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बी में कौन कौन सी विटामिन है, पहले पढ़ लेते हैं। एक तो B1, B2, B3, फिर आपका B4 नहीं है कोई विटामिन, B5, B6,
B7, B9, B12। B1 आपकी कौन सी है? B1 में आपका रासायनिक नाम है उसका थायमीन और बीमारी है आपकी बेरीबेरी। B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर अभी देखो तरीका याद कर लेंगे, है ना। स्रोत के स्तर पर यहां ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि स्रोत लगभग सबके एक जैसे हैं। और B2 के स्तर पर देखेंगे भाई हम, राइबोफ्लोविन होता है इसका रासायनिक नाम, और बीमारी होती है किलोसिस। किलोसिस बेसिकली कुछ नहीं होता है, ऊंट वगैरह जो आपके फटते हैं ना, उसी को आपका किलोसिस बोला जाता है। आगे बढ़े भाई। और बेरी क्या है? बेरी आपकी जो मसल्स होती हैं वो कमजोर होने लगती हैं। इनको कम से कम जाना करो ना, आखिर बेरी क्या है। बेरी में आपकी मसल्स वगैरह कमजोर हो जाती हैं, किलोसिस वगैरह में आपके ओंठ वगैरह फटने लगते हैं। तो विटामिन बी की समस्या होती है, बोलते हैं ना मल्टी विटामिन ले लो भाई। बी कॉम्प्लेक्स, बी का सूल टैबलेट आपने खूब सुनी होगी, बी का सूल नहीं होता, बी कैप्सूल होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें बी कॉम्प्लेक्स यही सारे विटामिन होते हैं। तो B1 आपका थायमीन हो गया, B2 आपका राइबोफ्लोविन हो गया, B3 आपका देखो नियासिन है उसका रासायनिक नाम, जिसकी वजह से आपका पेलेग्रा बीमारी हो जाती है। B5 आपका पेंटाथोनिक है, जनन क्षमता में कमी होती है। और B6 पायरिडॉक्सिन है, एनीमिया या चर्म रोग होता है। B7 बायोटीन, जितने भी आप देखते होंगे B7 शैम्पू वगैरह होते हैं, सब में बायोटीन रहता है, क्योंकि इसकी कमी से क्या हो जाता है, बालों का झड़ना शुरू हो जाता है व्यक्ति का। B9 फॉलिक एसिड समूह, यहां पर देखो दोनों B9 और B12 दोनों में आपका देखो एनीमिया होगी इसकी कमी से। और B12 में आपका साइनोकोबाल्मिन है। अब अपने को क्या है, अपने को करना है याद, और याद करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका, पहले हम B1, B2, B3 तीनों को एक साथ याद करेंगे। कैसे? एक कोई कहानी बनाते हैं, जैसे एक था, ठीक, याद करेंगे। देखो एक था और हमने बोला भाई विटामिन बी जो है कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, हम किसी व्यक्ति को समझा रहे हैं भाई विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है अपने आप में एक ही था। बोले हाँ बिल्कुल था भाई, एक है ना। विटामिन बी के अलग अलग रूप हैं ये, लेकिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तो अपने आप में एक ही था। हाँ, यहीं से कहानी अपनी शुरू हो जाएगी, यहीं से अपना निमोनिक शुरू हो जाएगा। बोले B1 एक था, 1 का मतलब क्या है, एक, एक था, हाँ भाई था। बोले दो का मतलब क्या है, इस पर किसी की दो राय तो नहीं है। बोले बिल्कुल नहीं है भाई, जब एक ही था बी कॉम्प्लेक्स तो इस पर दो राय क्यों होगी। बोले फिर तो तीनों देखो, 1 2 3 तीनों याद करना है, तो 3 आपका ऐसे लिख दिया, 3 को ऐसे लिखना है, अपनी कॉपी पर कहीं भी लिखना है। B1 B2 B3 कैसे याद होंगे? देखो एक था, तो एक से आपका कनेक्ट हुआ B1, और था से आपका हो गया थायमीन, समझना आप, था से हुआ थायमीन। दो राय, अब राय से हो गया राइबोफ्लोविन, ठीक, और 2 आपका विटामिन B2 की बात हो रही है, तो 2 राय से हुआ आपका राइबोफ्लोविन, और 2 से हुआ B2। 3 तो 3 से आपका हो गया B3, और ना से आपका देखो नियासिन हो गया। तीनों आपको देखो याद हो गए होंगे, B1 B2 B3। एक था, इस पर किसी की दो राय नहीं है, और 3 क्या है फिर भाई, तो बस इतना ही आपको B1 B2 B3 से कनेक्ट करना है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ेंगे तो हम B1 B2 B3 के बाद B5 पे आ गए। देखना आगे वाले जो हैं वो बहुत आसानी से याद होंगे। B5 कैसे याद करोगे भाई? देखो 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब ही होता है पेंटा, है ना। हर कोई जानता है, बच्चा जानता है कि 5 का मतलब होता है पेंटा, तो इसीलिए 5 वाले का, B5 वाले का नाम क्या है, पेंटाथॉनिक। क्लियर? तो पेंटाथेनिक, थीनिक या पेंटाथीनिक जो बोलते हैं, वह रासायनिक नाम जैसे ही आएगा मिलाने के लिए, B5 लिखा होगा तो 5 से हम कनेक्ट कर लेंगे पेंटा को, तो पेंटाथीनिक क्या हो जाएगा, विटामिन B5 का रासायनिक नाम हो जाएगा। अब आते हैं B6 पर। देखो B6 और B9 को एक साथ याद करेंगे, क्यों? 6 का उल्टा क्या होता है? बोले 6 का ही उल्टा होता है 9, तो भाई 6 जो है आपका 6 किसी ने मारा तो बोले भाई वो पैरासूट सा एकदम उड़ता गया है। अब 6 मारा किसी ने, पैरासूट सा उड़ता गया, और 6 आपका उल्टा हो गया। उल्टा हो गया मतलब पैरासूट से क्या हो रहा होगा, वो फॉल हो रहा होगा। फॉल मतलब क्या होता है, गिरना। बोले भाई 6 मारा किसी ने तो वह पैरासूट जैसा उड़ता गया, और वह 6 का उल्टा होता है 9, तो भैया पैरासूट जब उल्टा होगा तो हमें क्या लगेगा, वह फॉल, नीचे गिर रहा है, फॉल हो रहा है। देखो दोनों याद कैसे, B6 हमने याद किया पैरा से ही आपका क्या याद हो जाएगा, रासायनिक नाम क्या है आपका, पायरिडॉक्सिन। तो B6 का क्या हो गया, पैरा से आपका हो गया, पैरासूट से हमने पैरा को निकाला, पैरिडॉक्सिन हो गया आपका रासायनिक नाम। और 6 का उल्टा क्या है, 9 भाई, 9 उल्टा था, पैरासूट उल्टा आपको दिखाई देगा तो क्या होगा, फॉल हो रहा होगा। फॉल से ही आपने कनेक्ट कर लिया फॉलिक एसिड समूह को। तो क्वेश्चन बनता है भाई, फॉलिक एसिड समूह जो है आपका कौन सा विटामिन है, किस विटामिन के अंतर्गत आता है, तो यह B9 आता है। B9 आपने 6 के उल्टा करके B9 से याद कर लिया था। तो क्लियर, विटामिन कौन सा, 1 याद हो गया, 2 याद हो गया, 3 याद हो गया, 5 याद हो गया, 5 में पेंटा, और 6 और 9 को एक साथ करके हमने याद कर लिया। फिर कौन सा बच जाता है भाई, अब बचता है 7।
सेवन समझना कितना बढ़िया से, सेवन आपको तुरंत कॉपी पर बनाना है। निमोनिक्स देखो ऐसे बनाए जाते हैं, और निमोनिक्स ना आपको अगर एक बार तैयार हो गए ना फिर आप कभी नहीं भूलोगे। देखो सेवन हमने बनाया, सेवन से देखो हमारा अल्फाबेट एक और बनना है, कौन सा, थोड़ा बढ़ा देना, एक लाइन खींचनी है, सेवन को ऐसे समझना है, सेवन से एक लाइन बना देनी है, तो कौन सा अल्फाबेट बनना है, एच बनना है। तो यहाँ क्यों बनाया जा रहा है, ये ऐसे थोड़ी ना बनाया जा रहा होगा। देखो सेवन को ही, B7 को ही क्या बोला जाता है, B7 को ही विटामिन एच भी बोला जाता है, ठीक है। और एच मतलब क्या होता है, बोले एच मतलब होता है भैया हेयर, हेयर मतलब बाल। तो बालों का जो झड़ना होता है किस विटामिन की कमी के कारण होता है, हमने बताया विटामिन बी से, विटामिन 7 आएगा ऑप्शन में, B7 आएगा तो हमें मार देना है, नहीं आ रहा है विटामिन एच आ रहा है तो मार देना है। अब एच से हमें याद हो गया हेयर, हेयर मतलब होता है बालों का झड़ना। और बाल, आपके बालों के लिए कौन सा शैम्पू यूज करते हो भाई, बायोटिन शैम्पू यूज करते हो, या बा से ही आपका क्या है, फर्स्ट लेटर को निकालना है, बा से ही आपका बाल होते हैं, बा से ही आपका बायोटिन होता है। बताओ यार B7 को लेकर के इससे बढ़िया तरीका आप दिमाग में बना सकते हो, नहीं बना सकते हो ना, क्योंकि तुरंत आपको क्या 7 बनाना है, इससे देखो आपका एच बनना है, एच मींस होता है हेयर, हेयर मतलब होता है आपके बाल झड़ रहे हैं, और बाल झड़ने से आपका क्या होता है, इसमें कौन सा आपका शैम्पू वगैरह आप यूज करते हो तो बायोटिन, और नहीं याद रहता है तो मान लो नहीं यूज करते हो तो बा से आपका बायोटिन, बा से ही आपका हो गया बाल। तो बाल झड़ने की समस्या आपका किसमें होती है, B7 में ही होती है। साथ ही साथ देखो ये कभी कभी B6 से पीछे जो क्वेश्चन है यहां से कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। बहुत से लोग होते हैं, आप देखते होंगे सपने वगैरह देखते हैं, उनको याद बने रहते हैं। तो किसको याद रहते हैं, किस विटामिन के कारण, उनके शरीर में B6 होता है, ठीक ठाक होता है, इसीलिए उनको सपने वगैरह याद रहते हैं। और जो भूल जाते हैं उनके शरीर में इसी विटामिन B6 की कमी रहती है, ठीक है। अब B6 हो गया, B9 हो गया, B7 हो गया, B12 बचा। अब B12 आपको याद कर लेना है, यहां पर क्या होता है, कोबाल्ट मौजूद होता है इस विटामिन में, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, साइनोकोबाल्मिन रखा गया है। कोबाल्ट की मौजूदगी के कारण ही इसका नाम क्या है, साइनोकोबाल्मिन है, और इनकी कमी से भी आपका एनीमिया हो जाता है। सारे विटामिन मैंने याद करा दिए, रिवाइज कर लेते हैं एक बार सारे विटामिन, और देखना रिवीजन करेंगे कैसे एकदम चुटकियों में याद होंगे सारे के सारे। शुरू करते हैं। विटामिन ए, विटामिन ए बताया था रेटिना से संबंधित दिक्कत है, रासायनिक नाम रेटिनाल हो गया, और इसकी कमी से होने वाला लोग रतौंधी हो गया, रात की समस्या होती है ना, रात में दिखाई देना बंद हो जाता है आदमी को। B1 B2 B3 सारे याद करते हैं। एक था थाइमिन, 2 राइबोफ्लोविन, 3 टी से आपका 3 हो गया B3, और नी से आपका 3 से हो गया नियासिन। B5, 5 किसको बोलते हैं, पेंटा को बोलते हैं, तो रासायनिक नाम पेंटाथेनिक हो गया। फिर आपका 6 से हो गया आपका पायरिडॉक्सिन। तो 6 आपने मारा, 6 मारा तो भाई पैराशूट से जैसा जा रहा था, और देखा पैराशूट उल्टा आ रहा है, मतलब 6 का उल्टा क्या हो गया 9, तो B6 से हमने B9 तुरंत याद किया था, और B9 में आपका फॉल करता हुआ नीचे आ रहा था तो फॉलिक एसिड। फिर 7 को बनाया था H, है ना, और H से होता है हेयर, आपका हेयर झड़ते हैं आपके किस विटामिन के कारण, 7 के कारण या विटामिन H के कारण, और बालों में यूज करते हैं बायोटिन शैम्पू, ठीक। और B12 से याद किया आपने, कोबाल्ट मौजूद है इसलिए इसका रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन। बताओ क्या इसके पहले आपको इतने आसान लग रहे थे, लेकिन अब बहुत आसान लगने लगे होंगे, और मजा भी बहुत आया होगा। कई बार इस वीडियो को देखना, फिर देखो और मजा आएगा आपको, और फिर PDF में जो चीजें आपको बताई जा रही है वो लिख जरूर लेना, नोट डाउन जरूर करना। अब विटामिन सी आते हैं भाई, स्कर्वी के कारण इसका नाम रखा गया स्कर्बिक एसिड। डी पर आते हैं, डी हड्डियों में होता है भाई, हड्डियों में होता है, हड्डियों में क्या मौजूद है, कैल्शियम रहता है, कैल्शियम के कारण इसका नाम रखा गया कैल्सीफेरॉल। और यहाँ पर जो बीमारी है रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया, पीछे पढ़ चुके हैं, बच्चों में रहती है रिकेट्स और वयस्कों में हो जाती है ऑस्टियोमेलेसिया। आगे बढ़ते हैं। ई पर कहानी बताई थी भाई, वो ब्यूटी को लेकर के बोले भाई ई हमको बहुत टोक रहा है, ठीक है, तो बोले ब्यूटी विटामिन किसको, ई को ही बोलते हैं, ई टोक रहा है तो टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो के में आपको बताया के का फाइलो, के आपको कैसे प्राप्त होता है, एक तो ब्लड क्लॉटिंग में रहता है, पहले से ब्लड में रहता है, दूसरा हमें फाइलो पत्तियों से प्राप्त होता है, इसीलिए इसको फिलोक्विनोन बोलते हैं। तो फिलोक्विनोन बोलते हैं फाइलो के कारण ही, और हरे पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं वहां से यह विटामिन प्राप्त होता है। ब्लड क्लॉटिंग जो है इसके कारण, अगर इसकी कमी हो गई ना तो इसके कारण आपका जो है ब्लड क्लॉटिंग बहुत देर से होती है। और यहीं से देखो फिलो से ही एक बीमारी आपको पता होगी, आनुवंशिक बीमारी होती है हीमोफीलिया, ठीक, नहीं याद होता है तो ऐसे याद कर लेना। तो हीमोफीलिया में क्या होता है, यही विटामिन के आपका कम हो जाता है, और कम रहेगा तो जैसे कट लगता है किसी को तो ब्लड क्लॉटिंग उसके नहीं हो पाती है, लगातार बहता रहता है, तो वहां भी एक रिस्पांसिबल होता है यह विटामिन के। अगर यह कम हो गया तो रक्त का थक्का बहुत देर से जमेगा। सारे विटामिन आज क्लियर हो गए होंगे और बहुत मजा आया होगा, उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि इतने निमोनिक्स मजेदार बताए जाते हैं ताकि आपको बोरियत न लगे एकदम पढ़ने में। चलिए फिर इसके बाद क्या वीडियो रह जाता है आपका, किस पर, एक बीमारियों पर, एक बहुत ही हॉट और रिच टॉपिक है जहां से आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। तो बीमारी वाला चैप्टर और रह जाएगा, फिर कुछ आपका प्लांट फिजियोलॉजी पर बता दिए जाएंगे, छोटा सा टॉपिक रहेगा, बीमारी वाला थोड़ा सा बड़ा लेक्चर होगा, लेकिन क्वेश्चन भी इतने ज्यादा आते हैं वहां भी ऐसे निमोनिक्स तैयार किए जाएंगे, तभी आपको तैयार कराया जाएगा ताकि आपको एग्जाम तक एकदम याद है, कंठस्थ रहे, एक भी प्रश्न आपका यहां से आए तो गलत नहीं होना चाहिए। आज के लिए धन्यवाद, और अगर वीडियो पसंद आया करे तो लाइक कर दिया करो, है ना, शेयर कर दिया करो, दोस्तों में शेयर जरूर करो यार, तभी तो मजा आएगा। अगर क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है और वीडियो से आपको मजा आ रहा है तो शेयर करो दबाकर। चलिए धन्यवाद।